अस्सलाम वालेकुम। नावल एक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। ये चाहते ये शिद्दत नावल अस कलम सुमेरा शरीफ तौर की किस्त नंबर 3 आज रीड करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। रात का न जाने कौन सा पहर था। घबराहट से नवीरा की आंख खुल गई। अजनबी सा माहौल और फिर अजनबी बिस्तर पर नींद भी उलझी उलझी सी थी। शायद वो 1 घंटा ही सो पाई थी। कमरे की लाइट रोशन थी। वाजिदा खाला लाइट ऑन करके सोती थी। इस वक्त भी वो गहरी नींद में थी, या फिर शायद नींद की गोलियों का असर था कि इन्हें अपने इर्द गिर्द का कोई होश ना था। नवीरा दुपट्टा संभालकर बिस्तर से उतर आई। वॉल क्लॉक की तरफ देखा। रात के 2:30 बज रहे थे। बाथरूम में जाकर कुल्ली की 1-2 छुपा के मुंह पे मारकर वो कमरे से निकल आई। सारे घर की लाइट्स ऑफ थी। शाकरा अपने क्वार्टर में जाते हुए ऑफ कर गई थी। वह अक्सर ही इस घर में आती रहती थी, मगर रात को बहुत कम रुकती थी। इसके साथ मसला यह था कि इसे नींद सिर्फ अपने बिस्तर पर ही ठीक तरह से आती थी, इसीलिए वो कभी कभार रात गुजारने को रुकती थी। और जब भी वाहिदा खाला के यहाँ रुकी थी, 1-1.5-2 घंटे के बाद इसकी सारी नींद आंखों में कटती थी। अंदाजे से बटन तलाश करके इसने राहदारी की लाइट ऑन कर दी। वो शाम को नबीला भाभी के साथ वाहिदा खाला की इयादत के लिए आई थी। रजा के जाने के बाद वो काफ़ी देर बैठी थी। बाद में हमीद चचा आकर जुबैदा चची और रिमशा को ले गए थे। इनको नबील भाई लेने आए थे, मगर शारिक जमान अभी तक घर नहीं लौटा था। खाला की तबीयत फिक्र से ख़राब होने लगी। काफ़ी देर शारिक जमान का इंतज़ार करने के बाद वो लोग वापस जाने के लिए तैयार थे, जब वाहिदा खाला ने इसे रोक लिया। नबील भाई ने भी खाला की तबीयत देखकर इसे रुक जाने का कहा था। वो लोग तो चले गए, मगर वो और खाला काफ़ी देर तक शारिक के इंतज़ार में जागती रहीं। इसने शाकरा को अपने क्वार्टर में भेज दिया। खाला की बेचैनी देखकर इसने नींद की गोली पानी में मिलाकर इन्हें पिला दी। वो तो सो रही थी, मगर वो रात के इस पैर जागने पर मजबूर थी। ये शारिक भाई की ज़िंदगी भी कैसी ज़िंदगी है, ना अपनी फिक्र है ना अपने से मुतल्लिका लोगों की। दुपट्टे को अच्छी तरह से लपेट कर वो ग्लास वाल धकेल कर रिहायशी हिस्से से बाहर आ गई। लॉन की तरफ खुलने वाले दरवाजे को लॉक किया हुआ था। वो वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। शाकरा का दम भी कितना गनीमत है खाला जान के लिए। वो ना होती तो शारिक भाई की इस रूटीन से वो अब तक कब्र में जा उतरती। अपने घुटनों पर थोड़ी टिकाए वो मुसलसल इसी निज पर सोच रही थी। चंद मिनट वहां बैठी, फिर अंदर जाने को सोच रही थी कि गेट पर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। नवीरा का दिल एक लम्हे को धड़का, फिर सिमट कर फैला। शारिक भाई, ये इसकी गाड़ी का हॉर्न था। चौकीदार गेट लॉक करके अपने कमरे में जाकर सो गया था। नवीरा 1-2 मिनट खड़ी रही, फिर वो दरमियानी ऑटोमेटिक दरवाजे का लॉक खोलकर बाहर निकल आई। इतनी देर में हारन पर हारन की आवाज़ सुनकर चौकीदार भी अपने कमरे से निकल आया था। ज़हूर बाबा, देखे तो सही, कहीं शारिक भाई तो नहीं है। वो लॉन की सीढ़ियों पर ही रुक गई थी। ज़हूर ने गेट खोला। शारिक जमान ही था। वो गाड़ी अंदर ले आया। टूटे फूटे शीशों वाली गाड़ी देखकर नवीरा के हलक से हल्के से चीख बरामद हुई। हाय अल्लाह! वो एकदम से बोली और मुंह पर हाथ रख लिया। कहाँ मर गए थे तुम? कितनी देर से हारन पर हारन दे रहा हूँ। पटियों से जकड़े शारिक जमान ने गाड़ी से निकलकर ज़हूर को डांटा। वो साहब जी, आंख लग गई थी। शारिक वहीं गाड़ी खड़ी करके अंदर की तरफ बढ़ा, लेकिन लॉन की सीढ़ियों पर बेहिस्सो हरकत खड़ी नवीरा को देखकर ठिठका, जो हैरत से इसे देख रही थी। मध्यम रोशनी में इसका गुलाबी चमकता चेहरा रात की तारीकी में भी नुमायां हो रहा था। ये क्या हुआ? वो इसके सर बाजू वगैरह पर बंदी पट्टियों को देखकर पूछ रही थी। कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। वो रास्ता रोक के खड़ी थी, इसीलिए शारिक जमान को बताना पड़ा, वरना इसके लिए ऐसी हालत में एक पल को भी खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। प्लीज़ जगह दे। कुछ दर्द था और कुछ अंदरूनी तलखी। खुद ब खुद लहजा कड़वा हो गया। नवीरा को एकदम एहसास हुआ था। वो फौरन पीछे हट गई। शारिक जमान ने अभी पहले ही सीढ़ी पर कदम रखा था, लेकिन टांग की चोट ऐसी थी कि वो सिर्फ 2 सीढ़ियां ही चढ़ पाया था। तीसरी पर इसके कदम लड़खड़ा गए थे। नवीरा करीब ही खड़ी मुतफक्कर और परेशान नजरों से देख रही थी। एकदम आगे बढ़कर इसने शारिक जमान के वजूद को समेट लिया। प्लीज़ ध्यान से। इतने भरपूर तवाना वजूद को अपने बाजुओं से सहारा देकर इसको कदम बढ़ाने में मदद देना खासा मुश्किल था। ज़हूर बाबा, शारिक भाई को अंदर ले जाए। शारिक जमान की खस्ता मखदूश जख्मी हालत देखकर नवीरा का दिल भर आया। नाजुक से वजूद से इस तवाना मर्द को सहारा देना मुश्किल हो रहा था। इसने दूर खड़े ज़हूर बाबा को आवाज़ दी। वो फौरन आगे बढ़ी और शारिक जमान को अंदर ले गए।
वो शारिक को इसके कमरे में ले आए थे। नवेरा भी इनके पीछे पीछे थी। जहूर बाबा ने शारिक जमान को बिस्तर पर लिटा दिया। शारिक भाई, ये सब क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बिस्तर पर लेटते ही शारिक आंखें बंद कर चुका था। इस मुतफक्कर आवाज पर इसने आंखें खोल दी। झिलमिलाती मोटी सी आंखें इस पर झुकी हुई थी। शारिक जमान सिर्फ एक नजर डाल पाया। एक्सीडेंट खासा शदीद हुआ था। न जाने कौन लोग थे जो इसकी टूटी फूटी गाड़ी पर इसे करीबी क्लिनिक ले गए थे। जरूरी मरहम पट्टी के बाद शारिक के होश आते ही डॉक्टर ने इसे फारिग कर दिया। वो एक छोटा सा क्लिनिक था। 12 बजे के बाद डॉक्टर को बंद करना था, मगर इसकी वजह से वो लेट हो गया था। इसको यहाँ तक लाने वाले चले गए थे। इसके तमाम चीजें इसके पास ही थी। टांग में दर्द ऐसा था कि चलना महाल, लेकिन वो वहां से निकल आए। इतनी सख्त तकलीफ में ड्राइविंग करके घर तक आना इसे मजीद दर्द से दो चार कर गया था। शारिक भाई, वो शायद संजीदगी गनूदगी में था जब इसने नरम नरम हाथों का लम्स इसकी पेशानी पर महसूस किया। शारिक बेकरार तड़पता लहजा था। साहब जी, ये ज़हूर की आवाज़ थी। शारिक ने बमुश्किल आंखें खोली। पहली नजर जिस चेहरे पर पड़ी वो आंसुओं से भीगा हुआ रोशन रोशन चेहरा था। भीगे चेहरे पर नजरें जमाना मुश्किल हो रहा था। वो साहब जी, क्या हुआ? तबीयत ज्यादा खराब है? वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था। शारिक ने सिर्फ गर्दन हिलाई। ज़हूर बाबा, आप ऐसा करें, इनके ये जो खून आलूद फटे हुए कपड़े बदलवाएं, वरना इन कपड़ों से तो इनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। मैं इनके लिए खाने पीने को कुछ लेकर आती हूँ। वो ज़हूर बाबा को हिदायत देकर तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ी। वो पहली दफा शारिक की किसी चीज को हाथ लगा रही थी। शारिक की हालत ने इसे अच्छा खासा बदहवास कर दिया था। तेजी से अलमारी से कपड़े निकालते हुए अलमारी के पट के अंदरूनी जानिब के खाने में शराब की अनगिनत खाली बोतलों में से एक दो नीचे गिरी थी। शराब की बू की वजह से बमुश्किल इसने कपड़े निकाले। आप इनके कपड़े बदलवाएं, मैं दूध वगैरह गर्म करके लाती हूँ, साथ में कोई मेडिसिन भी देखती हूँ। ज़हूर बाबा ने कपड़े ले लिए थे। वो एक तल्ख सी निगाह बिस्तर पर लेटे कराहें भरते वजूद पर डालकर कमरे से बाहर निकल आई। शारिक भाई, या आप किन राहों पर चल निकले हैं? कभी तो सोचते आप किस खानदान के चश्मे चराग हैं? अपनी माँ के गुनाहों का बदला अपने आप को बर्बाद करके क्यों ले रहे हैं? दूध गर्म करते हुए वो मसलसल अपने बहते आंसू साफ करती रही। शारिक जमान इसके सगे ताया जात थे। इसकी मखदूश हालत का जिम्मेदार न जाने कौन था, मगर खानदान का हर फर्द इनके दुख में अफसुर्दा था। हर फर्द को शारिक जमान बेहद अजीज था। दूध गर्म करके गिलास में डालकर वो मुख्तलिफ दराजे खंगालने लगी। एक दराज में फर्स्ट एड बॉक्स मिल गया था। इसमें से मुतल्लिका मेडिसिन निकालकर वो ट्रे में गिलास और मेडिसिन रखकर कमरे में ले आई थी। बिस्तर खाली था। ज़हूर बाबा बाथरूम के बंद दरवाजे के करीब खड़े थे। शारिक भाई शायद अंदर थे। 2 मिनट बाद वो निकल आए। वो कपड़े बदल चुके थे। नवीरा ने सुकून की सांस ली। ज़हूर बाबा ने इसे दोबारा बिस्तर पर लिटा दिया। बाबा, ये आप इनको दूध के साथ मेडिसिन खिला दें। इसने बाबा को ट्रे पकड़ा दी। मुझे कुछ नहीं खाना। शारिक जमान के लहजे में अब भी दर्द माया था। तलखी सी इसने इनकार कर दिया। ज़हूर बाबा शारिक के इनकार पर नवीरा को देखने लगे। ये दूध है, साथ में दर्द की मेडिसिन है। अब मुझे तो ये नहीं पता कि क्या हुआ है, कहाँ कहाँ चोटें आई हैं, मगर ये पेन किलर्स दर्द में आराम देंगी। वो इसके सराहने आ खड़ी हुई थी। शारिक जमान जो पहले ही दर्द की पट्टी में झुलस रहा था, नवीरा की हिदायत देने पर मजीद सुलगा। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं लेना। जाओ तुम लोग, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। नहीं मरने वाला मैं, जाओ पीछे छोड़ दो तुम लोग मेरा। लिबास बदलने से शारिक के अंदर कुछ हवास बहाल हो रहे थे, इसीलिए वो तल्ख भी होता जा रहा था। नवीरा होंठ भींचे इसे देखती रही। लाइन मुझे दे। इसने कुछ सोचकर ज़हूर बाबा के हाथ से गिलास ले लिया। आराम से बैठकर ये दूध पी ले। मुलाजमा नहीं हूँ आपकी जो आपके सराहने खड़ी रहूंगी, और बेफिक्र रहें, जिस तरह की आपकी हरकतें हैं आप इतनी जल्दी मरने वाले भी नहीं। दूध का गिलास लेकर वो इसके सर पर खड़ी होगी। शारिक जमान ने बेबसी से देखा। गुलाबी रोशन रोशन चेहरा स्पाट से तासरात लिए हुए था। गहरी काली आंखें अटल इरादे को जाहिर कर रही थी। शारिक इंतहाई कोफत से कोहनियों पर दबाव डालते हुए उठा। लाओ दो आबे हयात। नवीरा ने जल्दी से गिलास इसकी तरफ बढ़ा दिया। दूसरे हाथ से ज़हूर बाबा से गोलियां लेकर हथेली इसके सामने की। अब क्या है? मेडिसिन है, आराम देगी। साफ शफाफ हथेली पे लाए। वो इसे ही देख रही थी। वो कुछ कहते कहते रुक गया, फिर इसके चेहरे के गुलाबीपन को देखा और एक नज़र गुलाबी हथेली पर डाली। इसने लसते हाथों से इसकी साफ शफाफ हथेली से गोलियां उठाई और मुंह में रखकर वो एक घूंट में दूध का गिलास मुंह से लगा गया था। नवीरा ने शारिक जमान के हाथ से खाली गिलास लेकर सुकून की सांस ली थी। वैसे ये सब हुआ कैसे? इसे गिलास थमाकर वो दोबारा पलक के मौन चुका था। नवीरा की आवाज़ पर इसने आंखें नहीं खोली। कार एक्सीडेंट था।
बंद आंखों से ही बोला, डॉक्टर के पास गए थे? इसने दूसरा सवाल किया तो शारिक ने कुछ नागवारी से इन्हें आंखें खोलकर नवेरा को देखा। वो सुकून से सोना चाहता था, मगर ये लड़की, जाहिर है ये मुरम्मत में खुद करने से तो रहा। हस्बे रिवायत तल्ख जवाब था, कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? शायद शदीद है या मामूली सी हैं? इसके लहजे की तलखी को यकसर नज़रअंदाज किए इसने अगला सवाल किया, तुम्हें नींद नहीं आ रही? शारिक ज़मान की जब्त की इंतहा थी, साथ साथ इसे हैरत भी हो रही थी कि नवीरा तो क्या हर किसी से बड़े लिए दिए अंदाज में रहता था, मगर ये लड़की आज शारिक ज़मान को हैरान पर हैरान किए हुए थी। नहीं, मुझे अनजान जगह पर मुश्किल से ही नींद आती है। शारिक ज़मान को आराम से जवाब देकर वो अब कमरे का जायजा ले रही थी। खासा बेतरतीब सा कमरा था, हर चीज़ इधर उधर से बिखरी पड़ी थी। वो इस कमरे में बहुत कम आती थी, शायद ही चंद बार आना हुआ हो। फिर शारिक ज़मान का रवैया ऐसा होता था कि इससे कम ही मुखातिब होती थी। आज भी इसकी खराब कंडीशन की वजह से वो इससे ना सिर्फ गुफ्तगू कर रही थी बल्कि इसकी थोड़ी बहुत तीमारदारी भी कर रही थी। बीबी जी, मेरे लिए अब क्या हुक्म है? वो बगौर कमरे का जायजा ले रही थी। जब ज़हूर की आवाज़ आई तो वो एकदम चौंक गई। वो बेचारा नींद से बेहाल खड़ा था। हाँ बाबा, आप जाए। एक नज़र इसने शारिक पर डाली, जो दोबारा से आंखें बंद कर चुका था। ज़हूर बाबा कमरे से निकल गए। वो शारिक ज़मान को बगौर देख रही थी। ऊंचा लंबा, जवान सरापा, खूबसूरत वजिया नैनकुश वाला मर्दाना चेहरा, हल्की हल्की सुर्खी लिए हुआ था। चेहरे पर खिंचाव की कैफियत साफ दिखाई दे रही थी। वो दिलकशी और मर्दाना वजाहत का पैकर था। शारिक भाई, दर्द हो या तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो आप ये इंटरकॉम बचा दीजिएगा, मैं खाला जान के कमरे में ही हूँ। शारिक ज़मान की हल्की लर्जती पलकें देखकर इसने कहा और वापस जाने के लिए मुड़ी। ये लाइट ऑफ करके जाओ प्लीज़। वो खामोशी से पलटी, तमाम लाइट्स ऑफ की और नाइट बल्ब रोशन करके दरवाज़ा बंद करती कमरे से बाहर निकल आई। वो जब से कॉलेज आई थी तो अजीब खोया खोया सा अंदाज था। जरिश महसूस तो पहले ही कर चुकी थी, मगर टोका नहीं। मैडम जुबैदा की क्लास में भी फरा को इसी तरह ज़हनी तौर पर गैर हाजिर देखकर वो अंदर ही अंदर हैरान हो रही थी। खुदा खैर करे, भला ऐसी क्या बात है जो ये लड़की इस हद तक गैर हाजिर है? सारा पीरियड जरिश यही सोचती रही। पीरियड खत्म होते ही वो दोनों अपनी फाइल्स और किताबें समेट कर बाहर निकल आई थी। फरा, क्या बात है, तुम परेशान हो? वो दोनों कंप्यूटर लैब में आकर बैठ गई थी। फरा का वही अंदाज था। मजबूरन जरिश को पूछना ही पड़ा। इनका फारिग वक्त इस लैब में गुजरता था। इस वक्त क्लास ऑफ थी, सो वो इत्मीनान से पूछ रही थी। नहीं, कोई बात भी नहीं, मैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। वो जरिश के इस्तफसार पर पहले तो चौंकी, फिर एकदम होंठ पर जबान फेरते हुए नफ़ी में गर्दन हिला गई। मुझसे झूठ बोल रही हो? मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ़ हूँ। कोई बात ज़रूर है। इस वक्त लैब बिल्कुल खाली थी, सिर्फ 3 लड़कियां थीं, इसलिए जरिश ने आराम से जिरा की। और कम ऑन या डियर, कोई बात नहीं, दरअसल अम्मी की तरफ से परेशान हूँ, फिर अब्बू भी घर पर नहीं है। रात इनका फ़ोन आया था, कह रहे थे कि इनका टूर लंबा भी हो सकता है, इसके अलावा तो कोई और उलझन नहीं। फीकी हंसी हंसते इसने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा। जरिश मशकूक नज़रों से इसे देख रही थी। ताई अम्मी इससे पहले भी नाराज़ होती थी, बल्कि कई दिन कमरा नशीन रहती थी। इसने कभी भी कॉलेज टाइमिंग में इस बात को सर पर सवार नहीं किया था, लेकिन इस बार यार ऐसे क्यों घूर रही हो? जरिश को अपना मुसलसल जायजा लेते देखकर इसने टोका तो वो एक गहरी सांस लेकर रह गई। मान लेती हूँ, मगर दिल तो नहीं मान रहा। फाइल खोलकर अपने सामने फैलाते हुए इसने कहा था। इसने सूखा सांस लिया, वरना जरिश इसके सर हो जाती। इसे टालना मुश्किल था। ये सर हसन का पीरियड भी कितना मुश्किल होता है। वो प्रैक्टिकल नहीं करवाते, बल्कि बंदे का खून निचोड़ लेते हैं। जरिश ने अपने सामने पड़ी पीसी को ऑन करते हुए कहा। फरा मुस्कुरा दी। इसे जरिश की ये आदत अच्छी लगती थी। वो इस बात के ज़्यादा पीछे नहीं पड़ती जिस पर इसे शक गुजर रहा हो कि कोई इससे कुछ छुपा रहा है, बल्कि उल्टा वो इस बात की जानिब से मुकम्मल लाताल की किनारा कशी इख्तियार कर लेती जब तक कि असल हकीकत खुद ब खुद सामने ना आ जाए। हाँ, प्रैक्टिकल वाकई मुश्किल होता है, लेकिन इसका यह फ़ायदा ज़रूर होता है कि बंदे को दोबारा कहीं और से कंप्यूटर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फरहा ने भी अपनी मुकम्मल तवज्जो हाल पर मरकूज़ की हुई थी। यही तो असल मज़ा है किसी काम का सीखने का। सर हसन जैसे उस्ताद बहुत कम होते हैं, वो हमें वो सब कुछ अभी से सिखा रहे हैं, जो कि M.Com कंप्यूटर में महारत रखने वाले शख्स सबसे आखिर में सीखता है। कीबोर्ड पर तेज़ी से उंगलियां चलाते हुए वो कह रही थी। दरअसल हमें इसलिए भी ये बात ज़्यादा महसूस हो रही कि हम दोनों समान भाई से अच्छा खासा सीख चुके हैं, जबकि लड़कियां जिन्हें कंप्यूटर की बेसिक ही नहीं पता होती
इन्हें अब आकर मसला हो रहा है। हाँ ये तो है, समान भाई का सिखाया हुआ आज हमारे काम आ रहा है। आज हम दोनों सर हसन की चहेतियाँ हैं ना, इन पर ये इन्हीं की बदौलत है, जरीश ने हंसकर कहा था। फरा भी मुस्कुरा दी। वो मुकम्मल तौर पर अपने आप को जरीश की बातों में महव करना चाहती थी, लेकिन इसकी शहूरी कोशिश कतई नाकाम रही थी। इसका ज़हन बुरी तरह उलझ रहा था, लेकिन वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर हाजिर नहीं कर पा रही थी। रात भर कंप्यूटर पर काम करते यूं ही इसका जी इंटरनेट यूज़ करने को कर रहा था। वो अजनबी ईमेल्स की वजह से बहुत एहतियात करने लगी थी। वो उस्मान भाई और फारिया भाभी से ज़्यादातर राब्ता ईमेल्स के ज़रिए ही करती थी। उस्मान भाई इस्लामाबाद जा चुके थे। इसका दिल फारिया भाभी से बात करने को चाह रहा था। इसने बहुत डरते डरते ईमेल बॉक्स खोला और पहली ईमेल ने इसे अपनी जगह साकित कर दिया। फरहा, बहुत बुरी हो तुम, ईमेल्स रिसीव क्यों नहीं करती? सारा दिन तुमसे राब्ते की कोशिश में हलकान होते हुए मेरी उंगलियां दुखने लगती हैं। मॉनिटर की एक स्क्रीन पर आंखें जमाई इसका दिमाग कुछ भी सोचने से महरूम हो चुका था। दिल फूट फूट कर रोने को चाह रहा था। न जाने वो कौन था। इसकी जान सूली पर लटकी हुई थी। एकदम दिल चाहा कि अभी जाकर समान भाई को अपने कमरे में लाकर ये सब दिखाए, बताए, मगर इसके अंदर अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं थी। इसने फौरन पीसी ऑफ कर दिया, लेकिन इसके बाद इसकी सारी रात कांटों पर लौटते गुजर गई। ज़हन बुरी तरह उलझा हुआ था। समान भाई को वो क्या बताए, किस कश्मकश में वो बुरी तरह फंसी हुई थी। अरे कहाँ गुम हो तुम? आर यू ऑल राइट? जरीश ने इसका कंधा जोर से हिलाया तो वो एकदम चौंकी। फिर खजालत से चेहरा सुर्ख हो गया। इसके चेहरे पर अजीब सा तासर था। जरीश परेशान हो गई। क्या बात है, तुम परेशान हो? आपके फिक्रमंदी और संजीदगी से जरीश ने पूछा तो वो नफी में सर हिला गई। कोई बात नहीं है। इसने खुद को कंपोज करने की कोशिश की। जरीश खोजती नजरों से इसके चेहरे के तासरात खंगालने लगी। तो फिर तुम हर 2 मिनट बाद कहाँ खो जाती हो? अपने सामने पड़े पीसी को शट डाउन करके जरीश मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। बताया ना, मैं अम्मी की तरफ से फिक्रमंद थी। घर में एक अजीब सा माहौल हो चुका है। अब्बू तो खैर बिजनेस के सिलसिले में घर से बाहर हैं, मगर समान भाई और अली भी अब ज़्यादातर बाहर ही रहने लगे। मैं अकेली घर में बोर होती रहती हूँ। ऊपर से तुमने भी आना छोड़ दिया। कुछ संजीदगी और कुछ रंजीदगी से इसने कहा तो जरीश खोजती नजरों से इसके चेहरे को टटोलती रही। ताईजान का आखिर मसला क्या है? इसके चेहरे के तासरात ऐसे थे कि जरीश को यकीन करना पड़ा कि वो झूठ नहीं बोल रही। पता नहीं, फिलहाल तो समान भाई की शादी ही मसला है, जो कि अम्मी अब्बू में वजह तनाज़ा बना हुआ है। इसने इसका ध्यान बढ़ जाने पर शुक्र अदा किया था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, इस छोटे से मसले को इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है? इस वक्त लैब में इन दोनों के अलावा जो तीसरी लड़की थी वो कोने में कंप्यूटर पर मसरूफ थी। वो दोनों काफ़ी धीमी आवाज़ में बात कर रही थी, इसलिए जरीश मुकम्मल तौर पर खुद को इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने से ना रोक सकी। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही, अम्मी अब्बू की इस कश्मकश का अंजाम क्या होगा? दोनों में से कोई अपने फैसले से 1 इंच भी हटने को तैयार नहीं है। हम तो बस पिस रहे हैं, ना ही अम्मी की तरफदारी करते हैं के काबिल हैं और ना अब्बू की। आखिर में वो कुछ तलख हो गई। समान भाई क्या चाहते हैं? जब सिचुएशन इस रुख पर आ चुकी है तो इन्हें चाहिए कि वो स्टैंड लें। जवान औलाद के सामने वालिदैन की हर रंजिश दम तोड़ जाती है। फरा ने हैरान होकर जरीश की गुलाबियां झलकाते चेहरे को देखा। इतनी अक्लमंदी की बात। वो इसे बगौर देखने लगी। खूबसूरत मासूमियत से लबरेज चेहरा कहीं से भी तो नज़रअंदाज किए जाने के काबिल ना था। फिर समान अहमद जैसे शख्स का यूं दिल हारना कोई गलत बात भी नहीं थी। जरीश के सामने तो बड़े बड़े दिल हार सकते थे समान भाई। वो हंस दी। समान भाई कभी स्टैंड नहीं लेंगे। अजीब सी तलखी महसूस की थी जरीश ने इसकी हंसी में। क्यों? वो पूछे बगैर ना रह सकी। फरा का एकदम जी चाह के कह दे तुम्हारी वजह से, लेकिन बमुश्किल समान अहमद का राज अफशा करती जबान को इसने दांतों तले दबाया। 1-2 मिनट खुद को कंपोज करने में बोली। वो चाहते हैं कि उस्मान भाई की शादी जैसा तजुर्बा वो ना करें। इसकी शादी अम्मी और अब्बू दोनों की बाहिमी रजामंदी और मादगी से तय पाए, जो कि इस सदी में तो कतई नामुमकिन है। शायद वो कुछ तल्ख ज़र खंदर लफ्ज़ कहते कहते रुक गई। जरीश को एहसास हुआ कि वो कैसी आग में जल रही है। इसने बहुत अपनाइयत और चाहत से इसका हाथ अपने हाथ में लेकर हौले हौले दबाना शुरू कर दिया। परेशान नहीं होते, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं मामा पापा से बात करूंगी, वो ताया अब्बू को समझाएंगे। ताई जान तो नहीं, लेकिन ताया अब्बू तो हमारी बात सुनते और मानते भी हैं। वो इसको हौसला दे रही थी। इसके होंठों पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट उभर आई थी। बहुत मासूम हो तुम जरी। चचा और चची जान कभी भी तुम्हें आग में धकेलना नहीं चाहेंगे। जिस कदर वो लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं, इससे कई गुना ज़्यादा हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। ये हम सब की मोहब्बत ही तो है कि तुम अभी तक इस राज से बेखबर हो, जो अगर तुम्हारे इल्म में आ जाए तो तुम हम में से किसी का यकीन ही ना करो। और इस बेयकीनी से बचाने के लिए
तो हम सब तुम्हें लाइलम रखे हुए हैं, कहीं तुम्हारे एहसास के आईने को बेएतबारी की ठेस न पहुंचे। वो फाइल पर मुसलसल उंगलियां फेरती रही। जरिश के अंदर एकदम दुख की गहरी लहर सरायत कर गई। वो सिर्फ इसके तायाजाद ही नहीं बल्कि दिल के तमाम तकाजों पर पूरा उतरने वाली इसकी दमसाज राजदार, दुख सुख की साथी और बहुत प्यारी दोस्त भी थी। दोनों का तालीमी सिलसिला एक साथ चल रहा था। दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी में कभी किसी तीसरे फर्द की ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई थी। नौशीन इसकी बहन भी थी, लेकिन वो नौशीन की बजाय इससे ज़्यादा अटैच थी और ये अटैचमेंट बचपन से लेकर अब तक कायम थी। फरा, मैंने कहा ना, परेशान बिल्कुल नहीं होना। मैं हूं ना, मैं समान भाई से बात करूंगी, इनसे कहूंगी वो स्टैंड ले, ताया जान से बात करें। फरा की आंख में झिलमिलाते सितारे देखकर जरीश का दिल दुख से कटता चला गया। जरीश ने बात ही ऐसी की थी, वो जो पहले ही रो देने को थी, रो देने के बहाने ढूंढ रही थी। मजीद जब्त ना कर सकी, आंसू कतार दर कतार बहते चले गए। उफ, क्या कर रही हो? प्लीज खुद को संभालो। हम इस वक्त कंप्यूटर लैब में हैं। 10 मिनट बाद पीरियड शुरू होने वाला है। चंद मिनटों में स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। प्लीज अपने आप को संभालो। इसकी कमर से सहलाते, हाथ थपथपाते वो खुद भी किसी भी लम्हे रो देने को थी। फरा को एकदम अपनी हिमाकत के साथ सूरत हाल का अंदाजा हुआ। इसने खुद को डांटा, आई एम सॉरी। इसने एकदम हाथ के पुश से आंसू साफ किए, चोर नजरों से इर्द गिर्द देखा। वहां वो लड़की अभी भी कोने में बैठी अपने काम में मसरूफ थी, मगर वो किसी भी लम्हे इन दोनों की तरफ मुतवज्जा हो सकती थी। पानी पियोगी? जरिश पूछ रही थी। इसने नफी में सर हिलाकर अपने बैग से टिश्यू का पैकेट निकाला। 1-2 लेफ्ट निकाल कर वो अपने नाक और चेहरे को साफ करने लगी। मैं पानी लाती हूँ। वो सर झुकाते चेहरा साफ कर रही थी। जरिश फौरन उठकर लैब के दाएं कोने में रखे कूलर की तरफ बढ़ गई थी। एक गिलास हर वक्त जरी के बैग में होता था। अपने बैग से गिलास निकालकर वो कूलर से पानी भर रही थी। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों मैं खुद को संभाल नहीं पा रही? ख्वामखा जरीश को भी परेशान कर दिया। वो पहले ही हमारे सिलसिले में बहुत कम परेशान है। वो खुद को डांट रही थी। ये रात पढ़ने वाली ईमेल का असर था। मुझे लग रहा है कि अगर ये ईमेल, फोन कॉल्स, वो फूल और गिफ्ट का कार्ड का सिलसिला ना रुका तो मेरे दिमाग की शरियानें फट जाएंगी। जरीश गिलास भर के वापस पलट गई थी। फरा ने इसे देखते ही अपने चेहरे को थपथपाया था। मुझे आज ज़रूर समान भाई से बात करनी है। अम्मी को तो किसी चीज़ की भी परवाह नहीं है। इन्हें तो अपनी अना अजीज़ है और अब्बू कम अज़ कम। समान भाई तो ऐसे शख्स हैं जो मेरी बात सुनते हैं, मेरे अंदर का हाल जानते हैं। मेरी बात सुनकर, सारी हकीकत जानकर मुझे मोर्दे इल्जाम ना ठहराएंगे। ये लो पानी पियो। जरीश ने गिलास इसकी जानिब बढ़ाया। शुक्रिया। गिलास थामकर इसने एक मोहब्बत भरी नज़र जरीश पर डाली थी। वो इसके लिए परेशान थी, फिक्रमंद थी। कितनी अच्छी थी वो। इसके हर दुख में, हर दुखी होने वाली और हर सुख में मुस्कुराने वाली, इसकी दमसाज, इसकी सहेली, इसकी गमजाद। आई एम सॉरी जरीश, मैं बहुत चाहने के बावजूद अपने इस राज में तुम्हें शरीक नहीं कर सकती। ये मेरी ज़ात, मेरे किरदार, मेरी इज्जत का सवाल है। तुम बहुत अच्छी हो, मगर मैं तुम्हें अपने इस दुख में कभी शरीक नहीं कर सकूंगी। पानी पीते हुए भी वो जरीश को देख रही थी, जो इसकी तरफ देखते हुए इंतहाई फिक्रमंद थी। प्लीज़ डोंट वरी, नाउ आई एम फाइन। ग्लास जरीश को दोबारा पकड़ाते हुए इसने मुस्कुराकर इसका हाथ थामा था। आई नो। जरीश ने मुस्कुराकर इसके हाथ पर गर्मजोशी से अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर दी। फजर की नमाज अदा करके वो कमरे से निकल आई। अभी अंधेरा पूरी तरह चढ़ा नहीं था। वो उंगली के पूरों पर तस्बीह पढ़ते शारिक जमान के कमरे की जानिब निकल आई। इस वक्त अंदर जाऊं कि नहीं? एक लम्हे के लिए दरवाजे पर रुककर नवीरा ने सोचा, लेकिन फिर इसकी रात वाली कंडीशन याद करके वो दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हो गई। खाला जान अभी सो रही थी। फजर की अजान के बाद फौरन बाद ही वो नमाज अदा करके यहाँ आ गई। सारी रात शारिक जमान की वजह से वो सो नहीं सकी। रह रहकर इसकी खराब हालत दिल में तरह तरह के वसवसे डाल रही थी और अब वो बिस्तर पर बिल्कुल चट लेटा था। गहरा गंदमी रंग कमरे की नाइट रोशनी में और भी गंदमी महसूस हो रहा था। घने बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे। एक लम्हे को नवीरा एहसान के लब जामिद हुए थे और पूरों की हरकत रुकी थी। दिल की हरकत ऐसी थी जैसे कोई जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा हो। या अल्लाह! नवीरा एहसान के अंदर सन्नाटा सिर्फ 1-2 पल के लिए ठहरा था। अगले पल इसके होंठों से बड़ी वाज़ेह जंबिश हुई थी। या अल्लाह! इसकी पूरों की हरकत एक दफ़ा फिर रवां दवां थी। वो लम्हा भर के लिए झुकी, फिर आहिस्ता रवि से चलती हुई इसके बिस्तर के नज़दीक आ खड़ी हुई। शारिक जमान इसके सबसे बड़े ताया का बेटा था। इसकी माँ कोई भी थी। इसने चाहे जिंदगी कैसी भी गुजारी थी, इसके बावजूद न जाने क्यों सारा खानदान इस पर जान छिड़कता था, इसकी हर बात को अव्वलियत देता था।
اس کی شخصیت میں ایک عجیب بات تھی کہ ہر کوئی اس سے بات کرتے ہوئے 1000 بار سوچتا تھا، لیکن اس کی کہی بات کبھی کسی نے رد نہیں کی تھی۔ کچھ جھجکتے، کچھ ہچکچاتے، نویرا احسان کا دایاں ہاتھ اٹھا، پھر نرمی اور آہستہ روی سے اس نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ایک لمحے کے لیے نویرا کو لگا گویا کرنٹ چھو گیا ہو۔ اس نے فوراً اس کی پیشانی سے بال ہٹائے۔ وہ بخار کی حدت سے تپ رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کی کلائی چھوئی۔ نبض کی رفتار گو تسلی بخش تھی، لیکن بخار، وہ ایک دم تفکر سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی تسلی ادھوری رہ گئی، لیکن وہ خاموشی سے ہونٹ کچلنے لگی۔ انہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ ایک نظر دنیا مافیا سے بے خبر اس پر ڈال کر وہ کچھ سوچنے لگی۔ شارق بھائی، اس نے اس کی کلائی چھو کر اسے جگانا چاہا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر ایک دو پل کے لیے دیکھا، لیکن درد ہوتے سر، سلگتے احساس اور پھنکتے چہرے سے وہ کچھ بھی، پھنکتے جسم سے وہ کچھ بھی نہ سمجھ پائے۔ شارق بھائی، اس نے نیم غنودگی کی کیفیت میں دوبارہ آنکھیں کھولی۔ نویرا نے ڈر کر سختی سے اس کا بازو جھنجھوڑا، اس خیال سے کہ کہیں یہ غنودگی نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ کیا ہے، چھوڑو۔ سختی سے جھنجھلا کر اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ لب کچلنے لگی۔ گو تسلی ہوئی کہ وہ حواس میں ہے۔ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بخار تو بہت تیز ہے، اگر زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو ظہور بابا کو بھیج کر ڈاکٹر کو بلوا لوں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے آنکھیں کھول دی، پریشان و متفکر آواز۔ یہ اس کی ملازمہ کی آواز نہیں تھی اور نہ ہی ماں کی۔ تو پھر غنودگی اور ڈوبتے ذہن سے وہ کچھ سمجھ نہیں پایا۔ بخار سے جسم کا انگ انگ ٹوٹ رہا تھا، جسم کے رمے رمے میں درد ہو رہا تھا۔ پانی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا، نویرا کا دھندلا سا چہرہ ہی دکھائی دیا۔ اس نے دوبارہ سرہانے پر سر پٹکتے پانی مانگا۔ میں ابھی لاتی ہوں۔ نویرا فوراً باہر کی طرف بھاگی، کچن سے پانی میں گلاس میں پانی بھر کر واپس لوٹی تو سرہانے پر سر پٹک رہا تھا۔ یہ پانی پی لے۔ نویرا نے آگے بڑھ کر جھجکتے ڈرتے اس کا سر اٹھا کر گلاس اس کے منہ سے لگایا۔ نہ جانے اس کے اندر کیسی آگ لگی ہوئی تھی، وٹاوٹ پورا گلاس چڑھا گیا تھا۔ تم؟ دوبارہ سرہانے پر سر رکھ کر وہ نویرا کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ میں نویرا ہوں۔ نویرا سمجھ گئی تھی، وہ بخار کی شدت کی وجہ سے اسے پہچان نہیں پا رہا۔ نویرا۔ اس کے صرف لب ہلے تھے۔ پھر اس نے اس بات پہ سارے لائے۔ اماں کہاں ہیں؟ اپنی قوت ارادی کا استعمال کرتے وہ اپنے ذہن کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات سے ان کی طبیعت کچھ مزمل سی تھی، سو رہی ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ کو بند کر کے اپنی پیشانی پر ضربے مار رہا تھا۔ نویرا اس کی حالت دیکھ کر اندر ہی اندر کڑنے لگی۔ یہ شخص خاندان کے ہر فرد کو عزیز تھا۔ وہ تو پھر حساس دل کی نرم مزاج لڑکی تھی۔ ظہور کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ اس کی کلائی پر دباؤ بڑھا تو وہ الرٹ ہو گئی۔ جی اچھا۔ وہ فوراً باہر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ داخلی دروازہ کھول کر سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھتی، شاکرا اسے آتی دکھائی دی۔ شاکرا، ظہور بابا کو بلاؤ، انہیں کہو کہ فوراً شارق بھائی کے کمرے میں جائے۔ اس نے عجلت میں پیغام دیا۔ شاکرا الٹے قدموں لوٹ گئی۔ وہ اس قدر الجھ چکی تھی کہ وہ دوبارہ اس کے کمرے میں جانے کی ہمت نہ کر سکی۔ البتہ ظہور بابا اس کے کمرے میں جانے سے پہلے اس کے پاس ضرور آئے تھے۔ شارق صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ ظہور بابا سر ہلانے کے بعد چلے گئے۔ شاکرا بھی اس کے پاس چلی آئی۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ بی بی جی، شارق صاحب کو کیا ہوا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، شاید کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ۔ تمہیں کسی ڈاکٹر کا پتہ ہے؟ میرا مطلب کہ خالہ جان کے فیملی ڈاکٹر وغیرہ؟ جی ہاں، ڈاکٹر طیب ہے، جو اکثر بڑی بیگم صاحبہ کو چیک اپ کرنے آتے ہیں۔ ڈاکٹر ظہور بابا کو پتہ ہے ان کے بارے میں؟ میں انہیں کہتی ہوں، وہ بلا کر لے آئیں گے۔ وہ جانے کو پلٹی، لیکن نویرا نے روک دیا۔ نہیں، رہنے دو، صبح صبح وہ کہاں پریشان ہوں گے، میں خود ہی کسی کو دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھ کر ٹیلی فون کے پاس آگئی۔ بار بار گھر کا نمبر ملانے کی کوشش کی، لیکن مل ہی نہیں رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ایک اور نمبر ملایا۔ تیسری بیل پر کال ریسیو کر لی۔ السلام علیکم، اس نے جلدی سے کہا۔ وعلیکم السلام۔ آپ؟ دوسری طرف نواز فاروق اجنبی آواز سن کر کچھ حیران ہوا۔ شارق زمان کے گھر کے نمبر سے کم از کم اسے یہ آواز کبھی سنائی نہیں دی تھی۔ میں نویرا بول رہی ہوں، اس نے فوراً اپنا تعارف کروایا۔ اوہ! دوسری طرف سے کچھ حیران ہوتے ہوئے نواز فاروق کی کچھ ریلیکس ہوئے تھے۔ خیریت نا آپ وہاں؟ جی خیریت ہے۔ رات شارق بھائی کا شاید ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس وقت ان کی طبیعت کافی خراب ہے، پلیز کسی ڈاکٹر کو لے کر آ جائے، بہت تکلیف میں ہے وہ اس وقت، نہ جانے کیوں ایک دم اس کی آواز بھرا گئی۔ اوہ سو سیڈ۔ نویرا بی ریلیکس، میں تھوڑی دیر میں ڈاکٹر کو لے کر پہنچتا ہوں، تم فکر نہ کرو، کوئی زیادہ مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ اپنی آنکھ سے بہہ جانے والے آنسوؤں کو انگلی سے صاف کرتے ہوئے اس نے تسلی دی۔ نہیں، لیکن رات جب وہ گھر آئے تھے تو طبیعت بہت خراب تھی، اب مزید خراب ہو گئی ہے۔ چاہنے کے باوجود وہ اپنی آواز کی لڑکھڑاہٹ پر قابو نہ پا سکی۔ اوکے، تم بالکل پریشان نہیں ہو، میں تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ رہا ہوں۔ اس نے اس کی آواز سے شارق کی کنڈیشن کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا تو نویرا نے اللہ حافظ کہہ کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اسے پتا تھا نواز اب تھوڑی دیر ہی لگائے گا یہاں پہنچنے میں۔ فاروق چچا کا گھر شارق زمان کے گھر سے تھوڑا ہی فاصلے پر تھا۔
वो चेहरा साफ करती खाला जान के कमरे में चली आई और वो उठ गई थी। यूं ही बिस्तर पर लेटे शायद शाकरा का इंतजार कर रही थी। अले खाला जान आप उठ गई। इनकी जिंदगी अजीब सी थी, दोनों के सहारे दूसरों के सहारे की मोहताज। इसकी बात पर वो सिर्फ मुस्कुराई। शारिक घर आ गया है ना? नवीरा के इनके ऊपर से कंबल उठाकर एक तरफ रखते हाथ कांपे थे। जी रात गए लौटे थे। चले उठे, मुंह हाथ धो लें फिर बाहर चलते हैं। शारिक जमान से मुतालिक वो इन्हें बताकर मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए अपनी बात से पहले व्हील चेयर बिस्तर के करीब करके इन्हें सहारा देकर चेयर पर मुंतकिल करते पसीने पसीने हो गए। वो इन्हें अटैच बाथरूम वाले कमरे में लेकर आ गई थी। मैं खुद सब कर लूँगी, बस तुम शाकरा को भेज दो। इसने टॉवल, साबुन और दीगर चीज़ें इनके करीब रखी तो इन्होंने टोक दिया। नवेरा ने कुछ कहने को लब खोले मगर फिर चुप हो गई। जी अच्छा। दरवाजे को यूं ही अध खुला छोड़कर वो बाहर निकल आई। शाकरा को खाला जान के पास भेजकर वो किचन में चली आई। चाय का पानी चूल्हे पर रखकर वो गुज़श्ता रात की शारिक जमान की खराब हालत को याद करके होलती रही। अभी इसने चाय तैयार की ही थी, काल बेल बजने लगी। नमाज की आमद का सोचकर वो चूल्हा बंद करके फौरन किचन से निकली। इससे पहले कि वो बाहर की तरफ बढ़ाती खाला जान के कमरे से निकलती बाहर की तरफ बढ़ गई थी। वो वहीं राहदारी में खड़ी हो गई। नवाज फारूकी के साथ एक और शख्स था, शायद डॉक्टर नवाज इसकी तरफ आ गया। अस्सलाम वालेकुम। नवेरा का दुपट्टा भी नमाज के स्टाइल में लिपटा हुआ था। ब्लू लिबास में खूबसूरत चेहरे के साथ वो सुबह की तमाम तरोताजगी लिए हुए थी, लेकिन रोई रोई आंखें इसके चेहरे को सोगवार कैफियत बख्श रही थी। नवाज से एक लम्हे के लिए ही देख सका। वालेकुम अस्सलाम। नवेरा के सिर्फ लब हिले थे। कैसी हैं आप? इसने इखलाकन पूछा। नवेरा ने सिर्फ सर हिलाया। आप शारिक भाई को देख लें, जहूर बाबा इनके पास हैं। धीरे से अंदाज में इसने लब कुशाई की। वो फौरन सर हिलाते शारिक जमान के कमरे की तरफ डॉक्टर समेत चला गया। नवेरा वापस किचन में आकर खाने पीने का एहतमाम करने लगी। थोड़ी देर में शाकरा भी खाला जान की कुर्सी धकेलते वहीं आ गई। नवेरा तुम ये क्या कर रही हो? रहने देती, शाकरा है ना? खाला जान ने इसे रोटी बनाते देखकर कहा तो वो फीके चेहरे के साथ मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, मैं कौन सा रोज यहाँ आती हूँ, महीनों बाद तो आना होता है। शाकरा बेचारी तो रोज ही करती है, अल्लाह तुम्हें जजा दे। शाकरा देखो शारिक उठ गया है कि नहीं, जरा भी ऑफिस से देर हो जाए तो सारे घर को सर पर उठा लेता है। इनकी आवाज़ में शारिक के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। शाकरा ने घबरा कर इसे देखा और खुद भी चौंकी। इसे इशारे से मना किया। लाएं, मैं ये सब कर लेती हूँ, आप बेगम साहिबा को शारिक साहब के कमरे में ले जाएं। हाथ धोकर वो इनके करीब आ गई थी। नवेरा भी पीछे हट गई। हाथ धोकर किचन टॉवल से हाथ साफ करते हुए वो खाला की तरफ आई थी। पता है खाला जान, रात शारिक भाई का हल्का सा एक्सीडेंट हो गया था। इस वक्त वो अपने कमरे में है। मैंने नवाज को फ़ोन किया था, वो डॉक्टर को ले आए हैं। डॉक्टर चाहता है तो मैं आपको इनके कमरे में ले जाती हूँ। बहुत आराम से इनके करीब बैठकर इसने नरमी से बताया था। क्या खाला तो एक्सीडेंट का सुनकर ही साकित हो गई थी। कब? तुम मुझे अब बता रही हो? ज़्यादा चोटें तो नहीं आई? वो एकदम हैरान होकर पूछ रही थी। इसने नफ़ी में सर हिलाया। परेशानी की बात नहीं, चोटें तो बहरहाल आई हैं, आप बेशक खुद चलकर देख लें, वो ठीक है। खाला के हाथ को अपने हाथों में लेकर वो बता रही थी। खाला परेशानी से देखती रही। इसी दौरान डॉक्टर चेकअप करके चला गया था। जहूर बाबा मेडिसिन लेने इनके पीछे ही चले गए। वो शाकरा को नाश्ता टेबल पर लगाने का कहकर खाला जान की व्हील चेयर धकेलते शारिक के कमरे में चली आई थी। दिस इज़ नॉट फेयर यार, तुम किस को सजा दे रहे हो, हमें या खुद को? देखो अपना हाल। मेरा दिल चाह रहा है कि बेबसी से कुछ कहते। दोनों को कमरे में दाखिल होते देखकर नवाज फारूक खामोश हो गया। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। नवाज फौरन शारिक के बिस्तर से उठकर खाला की तरफ आया था। शारिक जमान ने भी अम्मा को अपने कमरे में देखकर एक नज़र देखा और फिर आंखें मूंद ली। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। इन्होंने नवाज के झुके सर पर प्यार किया और शारिक को देखा। इसके चेहरे के तरफ देखते ही इनकी आंखों में आंसू आ गए। शारिक नवेरा पीछे हट गई। नवाज ने इसकी कुर्सी बिस्तर की पट्टी से लगा दी। अम्मा ने इसका चेहरा हाथों में थामा। इसने आंखें बंद खोली। ये सब क्या है? क्यों करते हो ये सब? मेरी मोहब्बत, मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान ले रहे हो? वो फूट फूट कर रोती। नवेरा और नवाज तो एक तरफ, शारिक भी इनके फूट फूट कर रोने पर परेशान हो गया। अम्मा कुछ नहीं हुआ, बस हल्का सा एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। अपनी लड़ती आवाज़ में बमुश्किल काबू पाते इसने अम्मा को बहलाया था। चुप रहो, तुम हमेशा यही करते हो मेरे साथ। तुम्हें मेरे बुढ़ापे का ज़रा भी एहसास नहीं।
इस उम्र में रुलाओगे मुझे? इन्होंने इसकी बाजू पर पेशानी टिका दी। इसने घबरा और उलझ कर पहले नवेरा और फिर नवाज की तरफ देखा। तुम ही समझाओ इन्हें। कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस हल्का सा बुखार है। यार नवाज, संभालो अम्मा को। पहले नवेरा को और फिर नवाज से कहा। दोनों बैग वक्त अम्मा की तरफ लपके। नवेरा दाई जानिब तो नवाज बाई जानिब। खालिया, बड़ी अम्मा। दोनों ने बैग वक्त पुकारा। फिर नवेरा खामोश होकर एक कदम पीछे हटी। नवाज ने इन्हें अपने बाजू में समेटा। बड़ी अम्मा, शारिक ठीक है, बस एक्सीडेंट की वजह से हरारत हो गई है, प्लीज संभाले खुद को। ये कदर ठीक है। इसने अम्मा का चेहरा साफ करते हुए इन्हें तसल्ली दी थी। इसका दिल कुछ पल को ठहरा। शारिक ने भी सुकून का सांस लिया। बुखार तो अब भी बहुत तेज था, मगर वो मुकम्मल हवास में था। ये शायद डॉक्टर की ट्रीटमेंट की बदौलत था। नवेरा, आप बड़ी अम्मा को बाहर ले जाएं, इन्हें नाश्ता करवाएं, मैं शारिक के पास ही हूँ। अम्मा दुपट्टे से अपने आंसू साफ कर रही थी। नवेरा, जो चुपचाप खड़ी आंखें मूंदे लेटे शारिक को देख रही थी, को कहा तो वो चौंकी और फिर सर हिला दिया। आप नाश्ता नहीं करेंगे? ये नाश्ते का वक्त था और वो अफरा तफरी में नाइट ड्रेस के लिबास में ही घर से उजलत में डॉक्टर को लेकर आ गया था। नवेरा को एहसास हुआ था, नहीं फिलहाल मूड नहीं। वो दोबारा शारिक के पास टिक गया था। नवेरा ने सर हिलाकर अम्मा की कुर्सी के हैंडल थामे। नवेरा, बेटा दोनों का नाश्ता कमरे में ही ले आओ। पता नहीं शारिक ने रात भी कुछ खाया होगा कि नहीं, इन्हें अपनी नई फिक्र लाक होगी। जी अम्मा, आप चलें, मैं यहीं ले आती हूँ। इसने कुर्सी बाहर की तरफ धकेली। खाला जान को नाश्ता देकर इसने शारिक और नवाज दोनों का नाश्ता ट्रे में सजाकर शाका को थमाकर अंदर भेज दिया। आओ बेटा बैठो, तुम भी नाश्ता कर लो। खाला जान ने इसे भी ऑफर की तो वो भी खामोशी के साथ इनके पास ही टेबल पर टिक गई। कॉलेज से लौटने के बाद खाना खाकर वो बिस्तर पर लेट गई, मगर नींद थी कि आके नहीं दे रही थी। 2-3 दफा करवटें बदलने के बाद अचानक कुछ सोचकर वो फौरन उठ खड़ी हुई। कमरे से बाहर आकर नौशीन के कमरे में झांका तो वो गहरी नींद में गर्क थी। वो इसकी नींद को कोस कर रह गई। क्या करूं? लाउंज में आकर टीवी लगाकर बैठते हुए वो यही सोच रही थी। एक तो हमारी मामा को भी न जाने क्या हो गया है, ताया अब्बू के यहाँ भी नहीं जाने देती। आज फरा भी कॉलेज में कितनी डिस्टर्ब थी। मैं चली जाया करती थी तो बेचारी का कुछ वक्त मेरे साथ कट जाया करता था, लेकिन अब मामा का ये हुक्म अचानक बदलते हुए इसका जहन आज फरा के रवैये की तरफ था। मैं मामा से बात करके देखूं तो सही, हो सकता है वो मान जाए। इस रात समान भाई आए तो थे, हो सकता है अम्मी की नाराजगी अब खत्म हो गई हो। समान भाई से वो बिल्कुल नॉर्मल मिली थी। जहन में ये ख्याल आते ही वो फौरन टीवी ऑफ करके अम्मी के कमरे की तरफ चली गई। मामा, यास्मीन मुलाजमा से अपने कमरे की डस्टिंग करवा रही थी। मामा, वो पुकारी। इन्होंने पलट कर देखा। वो अंदर चली गई। मामा, मुझे आपसे एक बात करनी है, प्लीज़ वादा करें इनकार नहीं करेंगी। शाइस्ता बेगम यास्मीन के साथ खुद भी चीज़ें इधर उधर कर रही थी। जरिश की आजिज़ाना अंदाज पर चौंकी थी। खैरियत, कोई ख़ास बात? वाल्स पीस यास्मीन को पकड़ाते इन्होंने ताज्जुब से पूछा। बाहर आए ना। इसने लाड से इनका हाथ थामा तो वो समझ गई आज कोई ख़ास बात है। यहीं बता दो, मुझे बहुत काम है। और तुम सोई नहीं? अपना हाथ छुड़वा कर इन्होंने गोया टाला। जरीशे एकदम इनके सामने आई। मामा प्लीज़, नींद नहीं आ रही, पहले वादा करें मेरी बात मानेगी। तुम बताओ। इन्होंने सवालिया नजरों से इसका चेहरा जांचा। जरीश लाड से इनके गले में बाहें डालकर हिचकिचा कर कहने लगी, वो मुझे ताया अब्बू के यहाँ जाना है। अटक अटक कर शाइस्ता बेगम का चेहरा देखते हुए इसने कहा। शाइस्ता बेगम का चेहरा एकदम सपाट हो गया, वो होंठ सी गई। जरीश ने बगौर देखा। मामा प्लीज़ इनकार नहीं करें, आज फरा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो कॉलेज में काफ़ी डिस्टर्ब और रोई भी थी, प्लीज़ मान जाए ना। क्या हुआ है फरा को? इन्होंने एकदम तफक्कुर से कहा। हुआ तो कुछ नहीं, वही ताया जान और ताई अम्मी की वजह से परेशान है। शायद समान भाई की शादी का कोई मसला चल रहा है, इसलिए और देखते हुए जब इसने जरीश के बाजू गले से हटाकर रुख बदला, इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेज रही, वो इनके घरेलू मसला है, तुम खामखा इनके मसलों में मत उलझा करो। इन्होंने यास्मीन को जाने का इशारा किया। वो खामोशी से चली गई। तभी इन्होंने कहा, मगर मामा, हम और ताया की फैमिली अलग तो नहीं? समान भाई मेरे भी भाई, सगे भाई नहीं, लेकिन भाई तो हैं। फिर भला मुझे इनके मसले में उलझने की क्या तकलीफ होगी? जरीश का अंदाज बहस करने वाला था। शाइस्ता बेगम ने बहुत देखा जरीश पर इन्हें अपनी ज़ात से बढ़कर एतमाद था, और समान अहमद पर भी, लेकिन ताहिरा बेगम वो होंठ कुचलने लगी। मुझे नहीं पता, बस मुझे इजाज़त दे दे, मैं आज वहाँ जा रही हूँ। आप नहीं जानती आज फरा कितनी डिस्टर्ब थी। मैं चली जाती हूँ तो बहल जाती हूँ, वरना वो कॉलेज से आने के बाद सारा दिन तन्हा उलझती और सुलगती रहती है। प्लीज़ मामा जानी,
प्लीज एकदम। इसने इनके दोनों हाथ थाम लिए थे इस तरह के वो बेबस हो गई। ओके ठीक है चली जाओ, मगर ख्याल रखना वहां जाकर इसके जाती झगड़ों और मसलों से खुद को अलग ही रखना तो बेहतर है मेरी जान। मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें एक लफ्ज भी कहे। मैं तायरा की ज़बान से खूब वाकिफ हूँ। इनके घर में भाई साहब और इसके दरमियान किसी भी किस्म की नाचाकी हो, सारा नज़ला हम पर ही गिरता है। ऐसे में कोई तुमको कुछ कहे मुझे बहुत तकलीफ होती है। इन्होंने इजाज़त देते हुए इसे नसीहत कर दी थी। जरिश को यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी जल्दी मान जाएंगी। खुशी से बेहाल होते हुए शुक्रिया मामा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप फिक्र ही ना करें, मैं ऐसी कोई बात ही नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ हो। खुशी से शाइस्ता बेगम के गले लिपट कर वो मसरूर से कह रही थी। शाइस्ता बेगम ने इसका सर थपका। जाओ चली जाओ, लेकिन मगरिब से पहले लौट आना, बल्कि मैं खुद ही ड्राइवर को भेज दूंगी। खुद से जुदा करके इन्होंने मजीद ताकीद की। जरिश ने फौरन सर इस बात में हिलाया। इस वक्त वो कुछ भी कहीं जरिश बिला चूचरा मान लेती थी। इनकी इजाज़त देने इसके लिए बहुत था। आप ड्राइवर को कहें गाड़ी निकालें, मैं कपड़े चेंज कर लूं और बैग भी ले लूं। वो उजला से अपने कमरे में चली आई। चेंज करके अपना बैग लिया। पढ़ने का मूड नहीं था, इसीलिए कोई किताब नहीं रखी। फटाफट तैयार होगी, ध्यान से रहना, मुझे तुम्हारी कोई शिकायत ना मिले। गाड़ी में बैठते ही इन्होंने ताकीद की। इसने बच्चों की तरह सर हिलाया। वो आज कितने दिनों बाद ताया जान के यहाँ जाने के एहसास से ही होश थी। आधे घंटे का रास्ता था जो इसने निहायत बेताबी से गुजारा था। वहां पहुंचकर ड्राइवर इसे गेट के सामने उतार गया। अस्सलाम वालेकुम चौकीदार चाचा। इसने चौकीदार को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, बड़े दिनों बाद आई हो बेटा। इन्होंने छोटा दरवाजा खोल दिया। वो हंस दी। बस चाचा मैं मसरूफ थी, इसने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया। अंदर आई तो फराह लॉन चेयर पर बैठी थी, आंखें मूंदे न जाने किस दुनिया में गर्क थी। वो सीधी इधर ही चली आई। हेलो डियर। जरिश का अंदाज डराने वाला था। फराह हड़बड़ा कर सीधी हुई। हकीकत में डर गई थी। एक सेकंड तो इसे समझने में लगा कि हुआ क्या है, इसके सामने कौन खड़ा है, क्या हुआ। डर गई? जरिश ने हंस कर पूछा तो फराह ने अपनी बेतरतीब धड़कनों को संभालते हुए एक गहरी सांस ली। बहुत बदतमीज हो तुम, रेली डरा कर रख दिया है तुमने मुझे। अपनी सांसों को बहाल करते हुए इसने जरिश का हाथ थामा। जवाबन जरिश हंस दी। वैसे भी तुम आज यहाँ कैसे? चची जान कैसे मान गई यहाँ भेजने पर? वो दोनों वहीं चेयर पर बैठ क्यों थी? बस मना लिया। तुम सुनाओ, अब मूड कैसा है मेरी जान का? और बाकी लोग किधर हैं जो तुम यहाँ तनहा बैठी हो? अम्मी अंदर हैं और अली अपने कमरे में। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं यहाँ आ गई। अच्छा चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं। लगे हाथ हो, ताई अम्मी से भी सलाम दुआ कर लूँगी। वैसे आज इनका मूड कैसा है? कुछ नहीं पूछो, अम्मी अंदर हैं और अली अपने कमरे में। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ आकर बैठ गई। अच्छा चलो अंदर चलो तुम्हारे कमरे में। लगे हाथों ताई अम्मी से भी सलाम दुआ कर लूँगी। वैसे आज इनका मूड कैसा है? कुछ नहीं पूछो। तुम तो आज इनके सामने भी मत जाना। अली और अम्मी के दरमियान अच्छी खासी झड़प हुई है। दरअसल अली खाना खाने के बाद बाइक लेकर बाहर जाना चाह रहा था। अम्मी को इल्म हुआ तो इन्होंने डांट दिया। गुस्से से वो अम्मी से उलझ पड़ा। न जाने किस किस का गुस्सा अम्मी ने इस बेचारे पर निकाल दिया। अब वो मुँह फुलाए अपने कमरे में बंद है। संजीदगी से बता रही थी। चलो कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ तो इनका मूड मिनटों में ठीक करती हूँ। तुम तो अंदर चलो। वो इस वक्त ईमान से पूरी अफसुर्दा हसीना लग रही हो। मैं ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए आई हूँ, इसलिए अपने इस सड़े मुंह को दुरुस्त कर लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसने आखिर में धमकी दी तो फराह हंस दी। फिर दोनों अंदर की तरफ बढ़ी। लाउंज के सामने से गुजरते हुए जरिश की निगाह सोफे पर विराजमान ताहिरा बेगम पर पड़ी तो वो रुक गई। वो न जाने किस सोच में करती सीधी नज़र जरिश की तरफ उठी। पहले तो इतने दिनों बाद अपने घर में देखकर हैरान हुई, फिर चेहरे पर वाजिया नागवारी सिमट आई। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। फराह को रोकने का इशारा करके लाउंज का दरवाज़ा अबूर करते हुए इसके पास चली आई। ताहिरा बेगम के चेहरे की वाजिया नागवारी साफ पढ़ी जा सकती थी। इन्होंने जरिश के सलाम का जवाब नहीं दिया, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराकर इनके सामने सोफे पर बैठ गई। कैसी हैं आप? अब की बार इन्होंने जरिश को घूरा, जैसे जरिश किसी खातिर में ना लाती। मामा आपको सलाम कह रही थी। इनके निगाहों की बरहमी से जरिश अंदर ही अंदर सटपटा उठी, लेकिन इन्हें बोलने पर उकसाने के लिए इसने एक दफ़ा फिर हिम्मत की। तुम यहाँ क्यों आई हो? जरिश के मामा का सलाम पहुँचाने पर इन्होंने चबा कर जिताया। जरिश ने सटपटा कर दरवाजे पर खड़ी फराह पर नजर डाली। आप लोगों से मिलने? ऑफ कोर्स, ये दादा जान का घर था और आप मेरे ताया अब्बू का। मुझे यहाँ आने के लिए किसी जवाब की ज़रूरत नहीं, मैं जब चाहे आ सकती हूँ। फराह ने इसे अंदर चलने के लिए इशारा किया, लेकिन वो अंदर जाने के बजाय बैठी रही। वो आज ताई जान से बात करने के मूड में ठीक है। आखिर वो इसे इतना खार क्यों खाती हैं? कोई वजह तो होगी।
वाकई तुम्हें यहाँ आने के लिए किसी जवाब की ज़रूरत नहीं, तुम तो खुद सबसे बड़ा जवाब हो, इन्होंने चबा चबा कर कहा। ज़रिश हैरान थी कि आखिर इस बात का मतलब क्या है, क्या मतलब है आपका। वो कुछ तलख ज़रिश के लहजे में घुल उठी। फरा का जी चाहा अपना सर पीट ले, इसने इसीलिए अम्मी के मिजाज से आगाह किया था। मगर ज़रिश अंदर चलते हैं, तुम ये बहस बाद में कर लेना, इससे पहले कि तायरा बेगम की तरफ से मजीद कुछ तल्ख सुनने को मिलता। फरा ने फौरन आगे बढ़कर मुदाखलत की और आंखों ही आंखों में तायरा से खामोश रहने की इल्तजा की और ज़रिश से अपनी चोंच बंद रखने के लिए। मैं कब बहस कर रही हूँ, मैं तो इनको सलाम करने आई थी, मगर न जाने इन्हें ये मुझसे इतनी नफरत से पेश आती हैं। ज़रिश उठ खड़ी हुई, मगर वो फिर भी ये कह गई, फरा इस लड़की को कहो मेरे सामने मत आया करे, ये मेरे घर आती है और मैं इसे अपने घर में कदम रखने देती हूँ, इसीलिए यही बहुत है। इसके अलावा मैं इसकी शक्ल देखने की भी रवादात नहीं। इनके लहजे में चिंगारियाँ सी थी, एक आग थी। ज़रिश ने उलझ कर इन्हें देखा। फरा की आंखें इसे चुप रहने की इल्तिजा कर रही थी, मगर जब से मामा ने इसे यहाँ आने से मना किया था तब से इसका जहन सिर्फ एक वजह अक्स कर पाया था कि ज़रूर तायम्मी ने ही कोई बात की होगी, मगर क्या। वो अब इनसे वही क्या सबब जानना चाहती थी। क्यों, ऐसी क्या खामी है मुझ में जो आप मुझसे इस दर्जा नफरत से पेश आती हैं। जब भी मैं आती हूँ आप मेरे साथ यही सलूक करती हैं। आज मुझे वजह बता दें, शायद इसके बाद यहाँ आने से पहले मैं 1000 बार सोचूं फिर आऊँ। इसने फरा की इल्तिजाइया नज़रों को नज़रअंदाज करके अटल लहजे में पूछा। मेरे घर में आग लगाई हुई है तुम लोगों ने, मेरी ज़ात को शोलों में धकेल दिया है तुमने, और मुझसे पूछती हो क्यों नफरत करती हूँ मैं तुमसे। हाँ, करती हूँ मैं तुमसे नफरत। मेरा बेटा मुझसे छीन रही हो और चाहती हो कि मैं तुमसे खुश रहूँ, खुश होकर मिलूं, थूक ना दूं तुम पर। वो पता नहीं क्या कह रही थी। ज़रिश के कुछ पल्ले ना पड़ा, उलझ कर पहले तायरा बेगम को और फिर फरा को देखा जो खुद जर्द सी खड़ी थी। तायम्मी प्लीज़ क्या कह रही हैं आप, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम जैसे चालाक और कह भी क्या सकती है, जादूगरनी हो तुम पूरी, और कितनी मासूम बनती है। दफा हो जाओ यहाँ से। जैसी माँ चालाक जादूगरनी वैसी बेटी। सारी उम्र इस मनहूस ने सुख की सांस नहीं लेने दी, अब बेटी मेरे सीने पर मूंग दलने को आ जाती है। वो ना जाने क्या क्या हज़ियान बक रही थी। ज़रिश तो साकित रख खड़ी। तायम्मी प्लीज़ आप मुझे लाख बुरा भला कह लें, पहले भी कहती हैं मैंने कभी ज़बान दराजी नहीं की, लेकिन मेरी मामा से मुतालिक एक लफ्ज़ भी मत कहिएगा। वो इस घर से मुतालिक कितना दर्द रखती हैं, और अब आप क्या जाने, अगर आपने इनसे मुतालिक एक लफ्ज़ भी कहा तो जवाबन मेरी ज़बान भी खुल जाएगी। आप मेरी बड़ी हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। लेकिन वो कुछ तल्ख कहते कहते एकदम सख्ती से लब भींच गई थी। फराह दोनों के तंद खूद तल्ख लहजे सुनकर हवास भागता सी होगी। हाँ तो क्या कर लोगी तुम, मेरा मुंह नोच लोगी, मेरी ज़बान पकड़ लोगी। वाकई बद को बदकिरदार कहें तो तकलीफ़ होती है, बड़ी तकलीफ़ होती है तुम्हें अपनी माँ के मुतालिक कुछ सुनकर। जाओ बीबी, मेरे मुंह ना लगो, वरना मैं बोलूँगी तो दुनिया सुनेगी। सारी चलत्तर बाजियाँ जानती हूँ मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की। इन्होंने हाथ नचाकर कहते हुए हद ही काट दी थी। अपनी नफीस मोहब्बत करने वाली मामा से मुतालिक इस तरह के नादर ख्यालात सुनकर ज़रिश का चेहरा सुर्ख अंगारा हो गया था। प्लीज़ तायम्मी हद में रहें आप अपनी, ये मेरी मामा है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ आप इनके मुतालिक एक लफ्ज़ भी ना सुनूंगी मैं। जवाबन वो भी दुआ अच्छा हुई थी। क्या हो गया आप दोनों को, प्लीज़ चुप करें। इससे पहले कि ताहिरा बेगम मजीद नफरत का इजहार करती, फराह ने दोनों को टोक दिया। अम्मी क्या कह रही हैं आप, प्लीज़ चुप करें। और ज़रिश तुम चलो यहाँ से। बारी बारी दोनों को टोकते हुए ताहिरा बेगम के सामने रूहानसी हुई थी। ज़रिश ने सख्ती से लब बींच लिए थे, एक सुलगती जहर भरी नज़र तायरा पर डाली। बारहा ऐसा लगता था कि बात हद से बढ़ गई है, लेकिन कभी कभी इस हद तक की नौबत नहीं आई थी। अब की बार ज़रिश को महसूस हुआ था कि इसकी बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म होगी। फराह ने इसका बाजू पकड़ थामा, लेकिन इसने झटके से छुड़वा लिया। न जाने क्यों वो आज खुद भी दो धारी तलवार बनने पर तैयार थी। नहीं फराह, मैं ही हमेशा क्यों चुप करूं। मामा मुझे आने नहीं देती सिर्फ इसलिए कि कोई बात ना हो जाए। मैं अपनी मामा की इज्जत की खातिर हमेशा तायम्मी की हर तल्ख हर बुरी बात सह जाती हूँ, मगर आज तो हद कर दी इन्होंने। बदकिरदार तक कह दिया इन्होंने, और क्या कसर रह जाती है। कहते कहते ज़रिश की आवाज़ रोंद गई। अली जो शोर हंगामे की आवाज़ सुनकर न जाने कब अपने कमरे से निकल आया था, अब दरवाजे पर खड़ा दोनों को सुन रहा था। ये क्या हो रहा है फराह। ज़रिश खामोश हुई तो वो अंदर चला आया। फराह हाथों में चेहरा लिए अब रोने में मसरूफ़ थी। ताहिरा बेगम ने नखुवत से सर झटका तो अली ने तासुफ से इन्हें देखा। मुझे क्या पता, पूछ लो ना इन दोनों से। मैं हर किसी के दरमियान पिस ही जाती हूँ। वो खुद भी रो देने को थी। लो आ गया इसका एक और हिमायती।
तायरा बेगम का पारा जो अली की बदतमीजी से पहले ही हाई था, रही सही कसर जरिश की वजह से पूरी हो गई थी। अब दोबारा अली के दरमियान में कूदने से ही इन्होंने इसे ही कोसा था। अम्मी जान गुस्साफी माँ, मगर जिस किस्म का सलूक आप कर रही हैं वो भी काबिल तहसीन नहीं है। जो अपनी औलाद की एहसासात तक ना समझ सके वो इंसान रिश्तों की तकद्दुस का क्या खास एहसास कर सकता है। अली ने दो टोक बात की थी। ताहिरा बेगम को अली के यूं दो बदू बोलने पर तब चढ़ी थी। अली बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। दफा तो मैं हो जाऊंगा, खैर मैं क्या, जिस किस्म का रवैया आप लोगों का है, एक एक करके आपकी सारी औलाद दफा हो जाएगी। आप तरसेंगी रिश्तों को, मगर रिश्ते आपसे दूर भागेंगे। लिखवा ले मुझसे, पहले उस्मान भाई, फिर समान भाई, इसके बाद मैं। रह गई है आपकी बेटी, ये तो लड़खड़ाता पत्थर है, ना इधर का ना उधर का। अली के लहजे में इस कदर तलखी थी कि चंद लम्हे तक ताहिरा बेगम भी गंग रह गई थी। ये सब इस मनहूस का असर है, इसका असर है। चुड़ैल ने आते ही मेरे घर में आग लगा दी। आज इस मनहूस की वजह से मेरी अपनी औलाद मेरे मुंह को लग गई है। इन्होंने जी भरकर जरीश को कोसा। अगर इसका बस चलता तो वो इस पर हाथ भी उठाने से ग्रेज ना करती। ताईजान, खुदा के लिए ऐसा मैंने आपका क्या बिगाड़ दिया है जो मुझे माफ करने पर राजी नहीं है? बताइए मुझे, ऐसी क्या बात है, क्या कसूर है मेरा? वो एकदम इनके सामने आ खड़ी हुई थी। फरा ने फरा तो एक तरफ। अली भी डर गया था कहीं वो इश्तियाल में जरिश पर हाथ ना उठा ले। जरिश, चलो यहाँ से। फरा ने इसका बाजू खींचा, मगर वो वहीं जमी रही। बताएं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये घर मेरा भी इतना है जितना फरा या अली का? क्योंकि ये मेरे दादा जान का बनाया हुआ है। इन्होंने अपने बच्चों के लिए बनाया था। बाबा ने आपकी वजह से ये घर छोड़ा, वरना हम कभी चाहते थे यहाँ से जाना? अब भी अगर मैं यहाँ आती हूँ तो इस पर मेरा हक है। मैं आऊंगी और हमेशा आऊंगी, आप मुझे रोक नहीं सकती, यहाँ तक कि मैं आपकी नफरत की असल वजह ना जान लूँ। अपनी माँ से पूछो क्यों नफरत करती हूँ मैं तुमसे। अपने बाप से पूछो, नागिन है वो चुड़ैल। मेरी खुशियों भरी जिंदगी इसे हजम नहीं हुई थी, डस गई। अब तुम मेरी जिंदगी में जहर घोल रही हो, मेरे बेटे के पीछे लग गई हो। निकल जाओ मेरे घर से, आइंदा यहाँ आने की गलती ना करना, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। इन्होंने इसे धक्का दिया। वो इसके हमले के लिए तैयार नहीं थी, लड़खड़ाते हुए पीछे गिरने को थी। अली पीछे खड़ा था, इसने फौरन सहारा दिया। अम्मी क्या कर रही हैं आप? अली चीखा। जरिश लाख बदतमीज है, मगर इस हमले पर वो गंग सी रह गई थी, बल्कि सहम गई। इसे निकालो यहाँ से, वरना या तो ये नहीं रहेगी या मैं नहीं रहूंगी। अच्छी भली होशो हवास रखने वाली ताहिरा बेगम बिल्कुल बच्चों जैसी जज्बाती हरकत कर रही थी। फरा रोने लगी। अली लब भींचे खड़ा अपनी माँ को देख रहा था। चली जाती हूँ, लेकिन ताई अम्मी एक बात याद रखें, हमारे वालिदैन ने हमें हमेशा रिश्तों की इज्जत करना सिखाया है। मैंने हमेशा आपकी इज्जत की। आज जो कुछ हुआ है ये सारा कसूर आपका है। मेरी अम्मी ने कभी हमारे सामने आपकी बुराई नहीं की, बल्कि बड़ाई ही बयान की है। आप मुझे जो मर्जी कहें, लब सी सुनती रहूंगी, लेकिन मेरी मामा से मुतालिक एक बात भी ना कहें। मेरी मामा का और आपका क्या मुकाबला, आप तो इसके अशरे अशीर भी नहीं हैं। अली मेरे भाई जैसा है, समान भाई मेरे भाई हैं, मेरे दिल में कोई खोट नहीं, साफ और खरी हूँ। शायद इसीलिए मामा मुझे यहाँ आने से मना करती थी, मगर मुझे इनकी बातें समझ में नहीं आती थी। वाकई आग की तपिश का अंदाज़ा आग में जलने वाला ही कर सकता है। आप तो वो आग हैं जिससे आपकी अपनी औलाद भी झुलस रही है। मैं अपनी हर बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर कोई मुझे बदकिरदार कहे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। रोते हुए कहकर वो बढ़ी, लेकिन दरवाजे पर ऐसा शख्स को देखकर रुक गई। तायाबू, इसके लब हिले। वो गैस भरी नजरों से ताहिरा बेगम को घूर रहे थे। जरिश का दिल सहम गया, सांस हलक तक खुश्क हो गया। फरा और अली की भी कुछ ही कैफियत थी, जबकि ताहिरा को परवाह ही कब थी। वो न जाने कब यहाँ आए थे। क्या कहा है तुमने जरीश को? वो भंगारे लापरवाह अंदाज में खड़ी ताहिरा भी एक लम्हे को सटपटाई थी। आपकी चहेती भतीजी को भला मैं क्या कह सकती हूँ? दिल अकड़जा इनके गुस्से से खाइफ हो चुका था, लेकिन जबान कहने से फिर भी ना चुकी थी। वो गुस्से से आगे बढ़े। वो फट पड़ने को तैयार। तायाबू, अबू जान। फरा और जरीश दोनों एकदम इनके सामने आई थी। दोनों ने दाएं बाएं से बाजू थाम लिए थे। कुछ नहीं कहा, सारा कसूर मेरा था। प्लीज तायाबू, यकीन करें, मैंने जानबूझकर बदतमीजी की थी। इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो खुद इन्हें मजबूर किया था। जरीश रो रही थी। यही हाल फरा का भी था। इन्होंने सुलगती निगाह फरा से हटाकर ताहिरा बेगम पर डाली थी। मेरे घर में रहना है तो इज्जत के साथ रहो, वरना। वो खामोश हो गए थे। इस वरना के आगे क्या सर्द बनता। लाउंज में खड़े पांचों नफूस लर्ज कर रह गए थे। ये यहाँ आएगी और हमेशा आएगी। तुम्हारी जिद है तो मेरी भी जिद है। इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ ब्लैक कलर का ब्रीफकेस सोफे पर पटका था। अली, तुम जरीश को इसके घर छोड़ कर आओ, एक खा जाने वाली ने कहा। गुमसुम खड़ी ताहिरा बेगम पर डालकर वो बाहर निकल कर जाने लगे। फरा बेटा, समान बाहर लान में बैठा हुआ है, इसे मेरे पास भेजो। वो हुक्म देकर
बाहर निकल के बाकी चारों नफूस की सांस बहाल हुई, जैसे कोई मुसीबत आते आते टल गई हो। जरिश तेजी से कमरे से निकल आई। तायाबू अचानक नहीं आए थे। लॉन में समान अहमद की गाड़ी खड़ी थी। इसे इतने शोर शराबे में वो चारों ही नहीं सुन पाए थे। जरिश ने लॉन चेयर में बैठे समान अहमद को देखा। पता नहीं समान भाई ने क्या कुछ सुना होगा। जरिश के पीछे फरा भी चली आई। समान अहमद आंखों पर हाथ रखे बिल्कुल गुमसुम था। जरिश वहीं काफी फासले पर खड़ी थी। फरा ही आगे बढ़ी। समान भाई, फरा की आवाज पर समान अहमद ने आंखों से हाथ हटा लिया। नजर फरा से होती कुछ फासले पर खड़ी जरिश पर जा। बाबा को एयरपोर्ट से रिसीव करने के बाद दोनों सीधा घर लौटे थे। शोरगुल सुनकर दोनों ही हैरान हो गए थे। कितनी सारी बातें सुनी थी। पापा इंतहाई तैश में अंदर जाने को थे, लेकिन समान अहमद इन्हें रोक दिया। वो खुद तो बाहर आ गया, लेकिन पापा अंदर चले गए। और अब समान अहमद के अंदर एक अजीब सी लहर थी। फरा को कतई नजर अंदाज करके वो तेजी से उठकर जरिश के सामने, तुम यहाँ क्यों आई? सुलगता लहजा। जरिश लग तक रह गई। समान भाई, वो हैरत से कंग थी। आप भी? इसकी आंखों में फिर से आंसू भर गए। हाँ मैं भी। तुमने अम्मी के साथ इस कदर जबान क्यों चलाई? समान अहमद ने कहा कतन अंदाज था, यूं एकदम फर्द जुर्म आयद करने पर। जरिश ने दोनों हाथों में चेहरा छुपा ली। बहुत बुरे आप मुझे नहीं समझते। मैं तो वो कुछ भी ना कह सकी। हिचकियों से रो रही थी। समान अहमद की समझ में ना आया क्या करे। मुठियां भींच ली। दरहकीकत वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था वो क्या कह रहा है। समान भाई प्लीज, रही सही कसर अब आप तो पूरी ना करें। अम्मी ने क्या कुछ कर दिया है? आपने जो कुछ भी सुना होगा, इसे अपनी रुख से मत देखे। जरिश अगर जबान ना चलाती तो इससे ज्यादा बुरा होता। जरिश के अकब से अली बोला, जो इसे छोड़ने के ख्याल से बाइक की चाबी लेकर इसके पीछे ही आया था। नहीं आऊंगी आइंदा आपके घर। सुना आपने? कभी नहीं। रोते हुए वो वहां से भागी। एकदम इसको एहसास हुआ कि वो क्या कह चुका है। जरिश, वो फौरन इसके पीछे लपका और इसके सामने आकर खड़ा हो गया। मत बोले मुझसे, बात ना करें। इसने इसे रोकने के लिए इसका बाजू थामा, लेकिन वो हाथ झटककर तेजी से गेट क्रॉस कर गई। अम्मी ने क्या कम बेइज्जती की थी जो आपने? खूब बदला लिया आपने इसकी मोहब्बत का। अली खफा हुआ था। खफा होने से अंदाज में कहकर तेजी से गेट से निकल आया। मगरिब का वक्त होने वाला था। शाम के साए फैलने को थे। जरिश तेजी से चली जा रही थी। अली वापस तेजी से अंदर चला गया। उजलत में बाइक स्टार्ट करके गेट से निकाली। इस दौरान वो काफी आगे जा चुकी थी। चलो आओ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ाऊं। इसके करीब बाइक आहिस्ता आहिस्ता चलाते इसने कहा था। वो फट पड़ी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। पागल हूं मैं जो तुम लोगों की मोहब्बत में बेइज्जती करवाने आती हूँ। अब बेफिक्र हो जाओ, मामा ने कहा था वो गाड़ी भेज देंगी। यहीं रोड पर खड़ी होकर गाड़ी का इंतजार कर लूंगी। जाओ तुम यहाँ से। अली ने तहम्मुल से इसकी बात सुनी। वो रो रही थी। इतनी ही शिद्दत से हिचकियां भी ले रही थी। वो अंदर तक दुखी हो गया था। प्लीज जरी, मेरी इतनी प्यारी बहन हो, मैं भला अपनी बहन को रोड पर यूं अकेले छोड़ सकता हूँ? प्लीज बैठो, वरना मैं जबरदस्ती बिठा लूंगा। इसने प्यार से बाजू पकड़कर पिचकारा तो वो रोते हुए इसके पीछे बैठ गई। अली ने तो शुक्र भरी सांस ली, वरना जरिश के मामले में बाज औकात लेने के देने पड़ जाते थे। शारिक ज़मान के एक्सीडेंट की खबर सुनकर रात तक पूरा खानदान जमा हो गया था। फारूक चचा की फैमिली, हमीद चचा की फैमिली और नवेरा एहसान की फैमिली। जिसने भी खबर सुनी अयादत को आता जा रहा था। ये इस खानदान की मिसाली मोहब्बत थी जो सबको बाहम बांधे हुए थी। घर जुदा थे मगर दिल एक दूसरे की मोहब्बत और दुख दर्द से हमा वक्त लबरेज रहते थे। गो एक्सीडेंट मामूली था, कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। रही सही कसर बुखार ने पूरी कर दी थी। वाजिदा खाला तो हमा वक्त शारिक के कमरे में इसकी पट्टी के साथ लगी रही। इस वक्त रात के इस पहर सारा खानदान यही था। नवाज शारिक ज़मान को भी लॉन्च में ले आया था। हर कोई गुफ्तगू में मसरूफ था। महफिल खूब जमी हुई थी। नवेरा चाय बनाने किचन में घुसी हुई थी। सुबह से वो घन चक्कर बनी हुई थी। रात भी ठीक से सोई नहीं थी। इस वक्त थकन से बुरा हाल था, मगर वो फिर भी चाय का बर्तन बर्नर पर चढ़ाकर फ्रिज से दीगर लवाजमात निकालने लगी। नवीरा बीबी आप रहने दें, मैं चाय बना देती हूँ। बेगम साहिबा ने मना किया है, अब आप कुछ नहीं करेंगी। इनके पास जाकर बैठे। फ्रिज से दूध निकालकर पलटी तो शाकरा इस पैगाम के साथ अंदर दाखिल हुई। वो मुस्कुरा दी। थकन से बदन चूर चूर था। ये अनायत बड़ी गनीमत लगी। ठीक है तुम चाय बना लो, लेकिन बिल्कुल सादी सी, और साथ में फ्रिज में से खाने को कुछ मीठा और बिस्किट और कटलेट्स निकाल लेना। दूध की थैली शाकरा को थमाकर इसने हिदायत दी और फिर किचन से निकल आई। हुमैरा, रिमशा और नबीला भाभी तीनों कालीन पर विराजमान थी, जबकि फारूक चचा, हमीद चचा, चची और अम्मा एक साथ वाजिदा खाला के करीब सोफे पर बैठे थे। दरमियान के सोफे पर एक
तरफ नवाज फारूक था, साथ में शारिक जमान और इसके साथ रजा था, जबकि दूसरी तरफ नबील भाई और इनके साथ वली नशिस्त खाली थी। आओ नवीरा, इधर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। शाबाश। वाहिदा खाला की नजर दरवाजे पर एहसाद नवीरा पर पड़ी तो वो एकदम पुकारा और करीबन सभी ने गुफ्तगू अधूरी छोड़ दी। वो मुस्कुराकर अंदर चली आई। माशाअल्लाह, बहुत सुलझी हुई है नवीरा, कल से यहाँ है, हर तरह घर संभाला हुआ है, हर चीज की तरफ ध्यान रखा है। मुझे खुद भी एहसास नहीं हुआ नवीरा यहाँ के लिए अनजान है। जीती रहे, अल्लाह जजा दे। वाहिदा खाला इसकी तारीफ में रतबुन निशान हो गई थी। वो झेप गई। इसकी तारीफ पर अम्मा और बड़ी चची के चेहरे पर सताइश उभरी थी। वो सर झुकाए नबील भाई के साथ वाली खाली नशिस्त पर आके बैठ गई। खाला जी, आप भी हद करती हैं, मेरा अपना घर है, मैं फारिग बैठी अच्छी थोड़ी लगती हूँ? फिर काम भी क्या है, बस रूटीन का काम ही तो था, इसने मुस्कुराकर जवाब दिया। शारिक जमान ने बगौर इसकी तरफ देखा। खूबसूरत और पुरकशिश का दुखाल, इसे अपनी ये कज़न दीगर कज़नों से मुख्तलिफ लगी। हर फनमोला, हर किसी के काम आने के लिए हमा वक्त तैयार। वो इनके घर बहुत कम आती थी, मगर जब भी आती घर घर लगने लगता था। वो आती भी सिर्फ 1-2 दिन के लिए, मगर इस तरह घर संभालती कि यूं महसूस होने लगता जैसे घर की असल मालिक वही हो। शारिक जमान के हाफजे में कल रात और सुबह के वक्त इसके मुतालिक परेशानों मुतफिक्र नवीरा का चेहरा दर आया। चेहरे पर एक नरम सी मुस्कान उतर आई। पल पल इसका ख्याल रखती रही थी, कभी दवाई के लिए परेशान, कभी खाने की बाबत इस्तफसार। माशाल्लाह नवीरा बड़ी समझदार और सुलझी हुई बच्ची है, बहुत लकी हो यार तुम। शारिक ने अपनी बाईं तरफ बैठे नवाज से धीमे से कहा, जिसे रजा ने भी ये बखूबी सुना। एक ठेस सी उठी थी दिल में। नजर एकदम नवीरा के चेहरे का तवाफ करने मचलने लगी, लेकिन वो खुद को डांट गया। सबकी मौजूदगी में, खास तौर पर रिमशा की, वो ये हरकत हरगिज़ भी ना करता। थैंक्स, मेरा ख्याल था तुम भी आपको ऐसे कोई समझदार दिखा दो, बहुत गुजारी जिंदगी तन्हा, अब कोई साथी ढूंढ लेना चाहिए तुम्हें भी। नवाज ने भी जवाबन हंस दिया। शारिक जमान ने कहका लगाया। अब तबीयत कतरे बेहतर थी। फिर सबकी मौजूदगी में, इसकी बातों में वो खुद को बहुत फ्रेश फील कर रहा था, इसलिए नवाज के मशवरे को खूब इंजॉय किया। क्यों फंसा रहे हो यार, तुम्हें मेरी आज़ादी इतनी बुरी क्यों लगती है जो हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हो? अब मैं तुम्हारी तरह लकी तो नहीं हूँ कि मुझे भी कोई समझदार सी मिल जाए। खानदान में एक ही समझदार है जिसको तुम ले उड़े। शारिक का अंदाज ही ऐसा था कि रजा हमीद भी मुस्कुरा दिया। नवाज का कहका बेसाख्ता था। नवीरा ने इसे बगौर देखा। वो तीनों धीमे धीमे किसी बात पर मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। क्या बात हो रही है, बड़े कहके लग रहे हैं। नबील भाई अगरचा कुछ फासले पर थे, मगर इन्हें भी तजस्सुस जागा। मैं शारिक को मशवरा दे रहा था कि अब इसे भी कोई लड़की देख लेनी चाहिए ताकि इसकी सरगर्मियों में भी फर्क आए, और कुछ नहीं तो जिम्मेदारी का एहसास ही। नवाज ने ऊंची आवाज में कहा, जो बड़ों ने भी सुना। वाहिदा खाला हंस दी। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं तो खुद इसे कह कहकर थक गई हूँ, मगर ये मानने तब ना। इन्होंने मसनूई खफगी से शारिक को देखा तो वो मुस्कुरा दिया। बस आज से आप लड़की देखना शुरू कर दें, इसे मनाना मेरा काम है। नवाज ने इसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, शारिक भाई से भी पूछ लेना इन्हें कैसी लड़की चाहिए। नवीला भाभी ने मशवरा दिया। हाँ वाकई, शादी तो इन्हें करनी है, लड़की भी इनकी ही पसंद की होनी चाहिए। टॉपिक दिलचस्प था। बहुत कम ऐसा हुआ था कि वो इस तरह के किसी के काबू में आया था। ये मौजूद चला तो नवीरा के मुंह से भी फिसल गया। इसने मुस्कुराकर नवीरा को देखा, लेकिन एकदम इसके होंठों की मुस्कुराहट सिमटी। अजीब लताफत से मुस्कुराती ये लड़की कभी कभार अजीब अंदाज में इसके दिल के तारों पर हाथ मार देती थी कि वो गंग सा रह जाता था। अभी एक पल को अंदर की वहशत पूरी कुव्वत से बाहर निकलने को बेताब हुई थी। बशर्तिया ये कि वो तुम हो। एक लम्हे की बात थी। होंठों से अल्फाज फिसले या दिल से लफ्ज निकले। चेहरे पर बड़ा की संजीदगी थी, आंखों में कई रंगों का अक्स था। अजीब सी वहशत थी। 1-2 पल को तो सभी ठहर गए थे, यूं जैसे अचानक अनहोनी हो गई हो। इस कदर संजीदगी। वह बेबाक जरूर था, मगर बेअदब नहीं। लेकिन यूं बड़ों की मौजूदगी में इतनी बड़ी बात कह देना, वो भी इस कदर संजीदगी से। सभी हैरत से शारिक को देख रहे थे। एकदम शारिक जबान को भी एहसास हुआ कि वो क्या कह चुका है। एक पल ने इसे किस तरह आश्कार कर दिया, वो खुद भी हैरान था। इसकी जबान से ये अल्फाज फिसल कैसे गए। मगर क्या करें, नवाज मुझसे सबकत ले गया। अब इंतजार करना पड़ेगा। कोई तुम नहीं तो तुम जैसा तो जरूर हो। मुस्कुराकर कहते हुए मजाक के रंग में एकदम इसने चंद पल कहे जाने वाले अल्फाज का असर जाहिर किया। सबकी सांस एकदम बहाल हुई। सभी मुस्कुरा दिए। नवीरा जो खुद इसकी इस कदर संजीदगी से दोहराई जाने वाली बात पर हैरानों शशद्दर रह गई, आंखें फाड़े देख रही थी। वो भी एकदम पुरसुकून हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर एक लहर जरूर उठी। तभी वो मुकाबिल बैठे अपना बगौर जायजा लेते इसे देखने लगी। तुम भी हद करते हो शारिक, मजाक करते हुए भी देख लिया करो। नवीरा अब तुम्हारी कजन ही नहीं, होने वाली भाभी भी है। वाहिदा खाला ने भी टोक दिया तो वो हंस दिया। न जाने इसकी हंसी में क्या बात थी
किसी और ने शायद महसूस नहीं की, लेकिन नवेरा का दिल चटक गया। बिल्कुल बजा फरमाया, हम दिल से इज्जत करते हैं आंसा नवेरा साहिबा की। हम भला कोई ऐसी गुस्ताखी करने की जुर्रत कर सकते हैं इनकी शान में? ये तो हमारे लिए काबिले सद एहतराम है। अंदाज अगरचा अब भी मजाक उड़ाने वाला था, लेकिन नवेरा को इसकी आंखों में वो एक लम्हे की वहशत साफ दिखाई दे रही थी। न जाने क्यों इसके अंदर की लड़की इसकी आंखों की कैफियत से डर गई थी। इसने निगाहों का जाविया बदल दिया। इस पल इसे इसकी आंखों की तपिश अपने वजूद पर नेज़े की आने की तरह चुप रही थी। एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एकदम नवेरा के चेहरे पर बरहमी के आसार नमूदार हुए। इसने नापसंदीदगी से इसे देखा, जो बज़ाहिर आम से अंदाज में मुस्कुराते हुए अभी भी इसके चेहरे पर नजरें गाड़े हुए था, जैसे इसके चेहरे के तमाम रंग बढ़ने की कोशिश कर रहा हो। नवेरा ने बरहमी से आंखों में शारिक जमान को तंबीह की। दूसरे ही पल इसने मुस्कुराकर अपनी निगाहें हटा ली। नवेरा के अंदर कोई चीज चटक कर रह गई थी, जैसे कोई शिद्दत से एहतजाज कर रहा हो। शारिक भाई ने ऐसा क्यों किया है? इससे पहले तो इन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। बाकी लोग दोबारा से वही टॉपिक छेड़ चुके थे, मगर नवेरा सर झुकाए हथेलियों को आपस में मसलते इसकी आंखों में ठहर जाने वाली एक पल की कैफियत पर ही हैरानो परेशान थी। आइंदा एहतियात करना, हम भी बैठे हैं इस महफिल में। नवाज जो पहले ही समझ चुका था कि शारिक आज इसे सताने और मजाक के मूड में है, इसने भी हंसकर कहा था। नवेरा को जैसे एकदम लगा कोई और भी इसके साथ है, किसी नाम के साथ इसका नाम है। वो इतनी गैर अहम नहीं कि कोई मजाक में इसके मुतालिक इतनी बड़ी बात कहते। नवाज की तरफ देखते हुए वो पुरसुकून हो गई। हो सकता है मेरी नज़र और समझ का धोखा हो, शारिक भाई वाकई मजाक कर रहे हो। वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो गई। बहुत बुरी बात है शारिक भाई, आइंदा मुझे आपसे बातचीत करने में एहतियात करनी होगी। शाकरा चाय लेकर आ गई थी। एक एक करके वो सबको चाय सर्व करने लगी तो नवेरा ने भी आहिस्ता से कह दिया, मेरा और आपका इस किस्म का कोई मजाक का कोई रिश्ता नहीं। इसने जिता भी दिया और हद भी मुतय्यन कर दी। शारिक ने शाकरा के हाथ से चाय का मग लेते हुए कहा, देखा इसके लबों पर वही पहले जैसी धीमी मुस्कुराहट थी। इसके अंदर कोई चीज पूरी शिद्दत से चटकी। माफी मांग चुका हूँ मादाम, मैंने कहा ना मैं आपके दिल से इज्जत करता हूँ। नवाज के नाते और भी गहरा ताल्लुक है, जहन में रखिए। चाय का एक गहरा सिप लिया। इसने फौरन माजरत हाँ अंदाज में अपनाया तो नवेरा हंस दी। यूं एक पल को लगा जैसे माहौल की सारी कसाफत ही धुल गई हो। फिर आप बताएं ना, कैसी लड़की चाहिए आपको? इतनी देर से खामोश बैठी रिमशा भी दरमियान में कूदी। शारिक ने एक बेबस नजर से नवाज को देखा, जैसे कह रहा हो, यार कहाँ फंसा दिया तुमने? नवाज महजूज हुआ, कोई भी नहीं। इसने कहा, क्यों? ये सवाल छोटी चच्ची की तरफ से उठा था। अभी मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है और ना ही मूड। मजाक एक तरफ, इस जानिब मैंने ना कभी सोचा है और ना ही अभी सोचना चाहता हूँ। एकदम से संजीदगी से इसके चेहरे पर आ गई थी चट्टानों जैसी सख्ती, जो सबको एक हद में रहने पर मजबूर कर देती थी। अब भी यही हुआ था। क्यों शारिक बेटा, इस मामले में यूं लाताल्लुकी क्यों? यही शादी की उम्र है? फारूक चचा ने इसकी यूं संजीदगी से एकदम इनकार करने पर फौरन सवाल उठाया था। शारिक का दिल चाहा सबको एक सख्त सा जवाब देकर हमेशा के लिए चुप करवा दे। वो ऐसा ही था, कभी कभार ही इसका मूड बेहतर होता था, लेकिन इस वक्त इसे खुद पर बहुत जबर करना पड़ा था। अभी मैं खुद को इस जिम्मेदारी का अहल नहीं समझता। शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं जिस कदर गैर जिम्मेदार हूँ आप सब लोग बाखबर हैं। इसने हाजरीन पर एक उचट्टी नजर डालकर फिर निगाह ज़ोक भटकती हुई साफ शफाफ मांग पर आ ठहरी। या यूं समझ लें मैं अभी खुद ही इस टॉपिक से बचना चाहता हूँ। ये नहीं कि शादी करूँगा ही नहीं, करूँगा ज़रूर करूँगा, लेकिन किससे ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। आखिर में वो कुछ कह गया था, मगर दो टोक अंदाज में। आज यूं मौजूद सुखन बनने पर शारिक जमान ने भी वाजा कर दिया था। सब एक दूसरे का मुंह देखकर रह गए थे। मजीद कुछ कहने या सुनने की किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं थी। शारिक का अंदाज ही इतना अटल था। इसने बात ही इस कदर दो टोक अंदाज में खत्म कर दी थी कि फारूक चचा ने कोई और मौजू छेड़ना ज्यादा मुनासिब जाना, इस ख्याल से कि फिर कभी बात करें और मनवा कर रहेंगे। फरहा ने समान अहमद को सईद अहमद का पैगाम दिया कि वो इन्हें बुला रहे हैं, मगर वो इस वक्त अंदरूनी तौर पर इस कदर डिस्टर्ब था कि अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अब्बू को कहना है कि रात को आकर इनसे मिल लूँ। इस वक्त डॉक्टर जफर के साथ मेरा प्रोग्राम है, रात को लौटूंगा। टेबल से गाड़ी की चाबी उठाकर समान अहमद घर से ही बाहर निकल गया। डॉक्टर जफर के साथ वाकई इसका प्रोग्राम था, मगर इस वक्त नहीं, डिनर के वक्त। वो कितनी देर तक गाड़ी इधर उधर दौड़ाता रहा। समान भाई आप भी?
हैरत और बेयकीनी से गंग आवाज़ थी। आंसुओं से तो तर चेहरा इसको इज़्तिराब के समंदर में धकेल गया था। नहीं आऊँगी आपके घर, कभी नहीं। सुना आपने, कभी नहीं। रोते हुए वो वहाँ से गई थी। इसको एक पल के लिए लगा था कि ज़िंदगी इससे रूठ कर चली गई है और अब जैसे इसके आंसू अंदर ही अंदर इसे अधमुआ करने को थे। अंदर के इज़्तिराब से घबरा कर इसने गाड़ी सीवीयू की जानिब मोड़ ली थी। गाड़ी एक तरफ पार्क करके वो पत्थरों पर आ बैठा था। लहरें पत्थर को छू छू कर लौट रही थी। समंदर के तलातुम खेज शोर में गैर मरी नुक्ते को घूरते न जाने कितना वक्त बीत चुका। मोबाइल की बीप हुई तो वो चौंका। मोबाइल स्क्रीन पर डॉक्टर जफर का नंबर देखकर याद आया कि वो इंतजार कर रहा होगा। हेलो, इसने कॉल रिसीव की। कहाँ हो तुम? मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, छूटते ही इसने पूछा। इसने एक गहरी सांस समंदर की ठंडी फजा में। आई एम सॉरी यारा, मैं शायद ना आ सकूं, प्लीज माइंड ना करना, कल का प्रोग्राम सेट कर लो। इसने डिनर की तरफ से माजरत कर ली। क्या मतलब, तुम नहीं आ रहे? दूसरी तरफ वो फाड़ खाने को था। नहीं, क्यों? तबीयत ठीक नहीं, फिर पापा के साथ एक अहम मीटिंग भी है। प्लीज यार माइंड नहीं करना, कल इकट्ठे डिनर करेंगे तो फिर बात करेंगे। क्या हुआ तबीयत को? अब कि वो कुछ आराम से पूछ रहा था। कल बताऊंगा। आई एम सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से इंतजार की जहमत उठानी पड़ी। इसने सलीके से एक्सक्यूज किया तो दूसरी तरफ जफर समझ गया कि यकीनन कोई संजीदा बात हुई होगी, वरना वो वक्त देकर इनकार करने वालों में से नहीं था। ओके फिर टेक केयर, कल तफसीली बात होगी। मैं मगरिब के बाद ही तुम्हें ऑफिस से पिक कर लूंगा। डॉक्टर जफर से ने मजीद एक दो रस्मी जुमलों के बाद मोबाइल बंद कर दिया। इसने तशक्कुर भरी सांस लेकर डॉक्टर जफर ने खरीदने की कोशिश नहीं की और फौरन बात मान ली। वो कुछ देर मजीद वहीं रुका रहा। अम्मी की नफरत बिला जवाब तो नहीं थी। लहरों को हाथों से छूटते वो मुसलसल इसी रुख पर जज हो रहा था, सोच रहा था, मगर इसमें जरिश का क्या कसूर? इसे तो शायद कुछ भी इल्म नहीं। हथेली में पानी जमा करके एक एक कतरे को गिरते देखने का खेल वो गुम हवासों से कर रहा था। अम्मी की नफरत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मेरे लिए तो तीनों ही अहम है, अम्मी, अब्बू और शायद जरिश भी। इन तीनों में से किसी एक का भी डिग्रेड होना क्या मैं बर्दाश्त कर सकूंगा? वो मुसलसल सवालात के कटहरे में खुद को मजबूर पा रहा था, लेकिन जवाब का कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। उलझी डोर किसी भी तरह सुलझने के मूड में नहीं थी। तंग आकर वो उठ खड़ा हुआ, वापस गाड़ी में आकर बैठा तो पहले से ज्यादा मुस्तरिब था। वापसी के सफर में वो इधर उधर गाड़ी घुमाता रहा। 11 बजे के करीब खुद से हार कर वो घर की तरफ लौट आया। जिस कश्मकश और अजियत से वो दो चार था, इसके शायद इसके पास कोई हल नहीं था। गाड़ी पार्क करके अंदर आया तो घर में बिल्कुल खामोशी थी। कॉरिडोर में भी कोई दिखाई नहीं दिया, ना ही इस वक्त वो किसी से सामना करना चाहता था। कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया। काफी देर बाद बाहर निकला तो सोफे पर पापा और बेड पर फरा को बैठे देखकर रुक गया। अस्सलाम वालेकुम। वो एक लम्हे रुका, फिर सर खुश्क करके तौलिया स्टैंड पर डाल दिया। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी देर लगा दी तुमने, मोबाइल भी ऑफ था? बाबा ने पूछा। वो चुप रहा। डॉक्टर जफर की कॉल के बाद इसने मोबाइल ऑफ कर दिया था। सईद अहमद लाहौर गए हुए थे, मजीद चंद दिन लग जाने थे, मगर काम जल्द हो जाने पर वो वापस लौट आए थे। समान अहमद को ऑफिस में फोन किया कि वो ड्राइवर को एयरपोर्ट भेज दे, लेकिन ड्राइवर को भेजने की बजाय वो खुद ही लेने चला गया था। इरादा सईद अहमद को घर छोड़कर नए सिरे से फ्रेश होकर डॉक्टर जफर की तरफ जाने का था। लेकिन कैसा रहा डिनर? वो खामोश रहा था। इन्होंने कहा ठीक था। इसने खुद को नॉर्मल करते हुए सईद अहमद को देखा। वो इस वक्त इसके कमरे में थे। यकीनन कोई जरूरी बात थी। भाई आप चाय पियेंगे? फरा ने पूछा तो इसने नफी में सारी ला दिया। नहीं गुड़िया, अब्बू से पूछ लो, मेरा दिल नहीं चाह रहा। इसके इनकार पर इसने वालिद की तरफ देखा। इन्होंने भी इनकार कर दिया। नहीं, मेरा भी मूड नहीं, तुम जाकर आराम करो। और हाँ, अली सो गया है या पढ़ रहा है? इन्होंने पूछा। अली सो गया है, फरा ने मुख्तसरन जवाब दिया तो बाबा ने सर हिलाकर इसे जाने का इशारा किया। वो खामोशी से कमरे से उठ गई। बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। इन्होंने बेड की साइड पर बैठे सामान को अपने पास सोफे पर बैठने का इशारा किया। वो खामोशी से इनके पास बैठ गया। कोई खास बात नहीं। कोई खास बात है? बात किस नौयत की हो सकती है इसको अंदाजा हो रहा था, मगर फिर भी पूछ रहा था। इन्होंने कुछ सोचते हुए हंकार भरा। आज जो कुछ भी हुआ तुमने भी सब सुना। इन्होंने बगैर तमहीद बांधे बात शुरू की। इसने एक गहरी सांस लेते हुए सोफे की पुश्त से कमर टिका दी। जी, मैं इस बहस में नहीं पड़ूंगा। कसूर किसका है? मैं जमा तफरीक के इस हिसाब से उकता चुका हूँ। तुम्हारी माँ जो चाहती है तुम अच्छी तरह जानते हो, और मैं जो चाहता हूँ इससे भी तुम बाखबर हो। मैं जरिश पर जोर दे रहा हूँ तो इसलिए नहीं कि ये मेरी जिद है, इसलिए कि मैंने अंदाजा लगाया कि तुम इसे चाहते हो। इन्होंने इसे बगौर देखते हुए कहा तो इसने एकदम सर झुका लिया। ऐसा मौका तो आना था, मगर इतनी जल्दी? इसका चेहरा सुर्खी माइल हो गया। मैंने मसूद अहमद से जब बात की थी तुम्हारी रजामंदी लेकर ही की थी। जरिश मुझे इतनी अजीज है जितने कि तुम।
लेकिन आज की सारी बात का लबो-लबाब यही है कि मैं चाहता हूँ तुम स्टैंड लो। फरा और अली की बातें सुनकर जो भी बात सामने आई है वो यही है कि तुम अब इस मकाम पर क्या चाहते हो। वो हैरान कुन नजरों से पापा को देख रहा था। तो अक्का नहीं थी वो इस तरह की बात करेंगे, यानी इसे स्टैंड लेना होगा। वो उलझा। क्या मतलब है आपका? यही उलझन सवाल का रूप धार गई थी। तुम्हारी माँ समझाने की हद से निकल चुकी है। मैं भी बेटी वाला हूँ, मुझे इल्म है बेटी की इज्जत नफ्स और जिल्लत क्या होती है। तुम्हारी माँ जिस तरह जरिश की जात के परखच्चे उड़ाने पर कमर बसता है, इसका सिर्फ यही हल है कि तुम अपनी माँ के सामने साफ और वाज़ेह बात करो, जिस तरह उस्मान अहमद ने स्टैंड लिया था। इन्होंने अपनी बात की वजाहत कर दी। इसने लब भींच लिया। आई एम सॉरी अब्बू जान, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं। कुछ देर ठहरने के बाद इसने इनकार कर दिया। इन्हें शायद इस जवाब की तवक्का ना थी। वो चंद पल बेयकीनी से इसे देखते रहे। मेरे लिए आप जितने मोहतरम हैं, अम्मी भी इतनी ही है। मैं अगर इस मकाम पर स्टैंड लूंगा तो यकीनन इनका दिल बुरा होगा। वो ये बात कभी नहीं भूलेंगी कि मैंने इनकी ख्वाहिश को नज़रअंदाज करके अपने दिल की बात मानते हुए जरिश के लिए स्टैंड लिया। उस्मान भाई का मामला दूसरा था। फारिया भाभी मतनाज़ा शख्सियत नहीं थी, जबकि जरिश है, और सबसे बढ़कर आपकी खुशी भी है, ख्वाहिश भी है। सारी ज़िंदगी इस बात को कबूल नहीं करेंगी वो, और ना ही चचा जान और चची जान मानेंगे। फिर क्या होगा, नताइज क्या हो सकते हैं, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। इसने धीमे अंदाज में सारी बात खोल दी। सईद अहमद ने बगौर एक एक लफ्ज़ हिस्से देखा। मुझे इस औरत की कतई परवाह नहीं, मुझे तुम लोगों के एहसासात की फिक्र है बस। इन्होंने कतई कहा था। इसने नफी में सारे लाए। लेकिन मुझे है, वो औरत मेरी माँ है अब्बू जान। इसका अंदाज भी कतई था। इन्होंने बगौर बेटे की तरफ देखा। वो इनका सबसे सादतमंद फरमाबरदार बेटा था। आज तक इनकी किसी भी बात के जवाब में इसके मुंह से नहीं निकला था। वो आज तो फिर ठीक है, जो तुम्हारी माँ चाहती है वो मान लो। मैं तुम्हारी बारात लेकर चला जाऊंगा वहाँ। अब की बात इन्होंने कुछ गुस्से से कहा। वो सिर पिटा गया, एकदम घुटने जमीन पर टेक कर इनके सामने बैठ गया। इसके घुटनों पर अपना हाथ रख लिया। आपका हुक्म, हर हुक्म सर आंखों पर, मगर अम्मी को भी तकलीफ देना नहीं चाहता। हम कुछ अर्सा इस टॉपिक को भूल नहीं सकते। इसने लजाजत से कहा। वो खामोश हो। अब्बू जान प्लीज समझने की कोशिश करें। चचा जान जरिश की शादी इतनी जल्दी नहीं करेंगे, कम अज कम 2-3 साल तक। तब तक हम इस टॉपिक को रहने देते हैं। अम्मी को समझा तो सकते हैं, जरिश का नाम नहीं लेते। हो सकता है आने वाले वक्त में बेहतरी की सूरत निकल आए और अम्मी खुद इस रिश्ते के लिए दिल से राजी हो जाए। हम लोग बिल्कुल खामोश रहते हैं, जिस तरह अम्मी की ख्वाहिश है कर लेते हैं, बाद में अपनी मनवा लेंगे, मगर इस तरह नहीं जिस तरह आप हो रहा है। इस तरह घर बनते नहीं बिगड़ते हैं। प्लीज़। इन्होंने गहरी सांस ली। ठीक है, तुम्हारी बात मानकर मैं इस टॉपिक को भूल जाता हूँ, मगर वो भी नहीं होगा जो वो औरत चाहती है। फौजिया कभी इस घर में नहीं आएगी, इसे ये भी समझना होगा। और ये फाइनल बात है। 2-4 जितने साल भी सही, ये तय है कि जरिश इसी घर में आएगी। इन्होंने अटल अंदाज में कहा तो इसने एक पुरसुकून सांस ली। शुक्र है इन्हें इसकी बात समझ आ गई थी। थैंक यू अब्बू जान, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं अम्मी को समझा लूँगा। इन 2-3 सालों में सब बेहतर हो जाएगा, मेरा यकीन करें। इनके हाथ को अपने हाथ में लेकर इसने कमाल इत्मीनान और यकीन से कहा तो वो मुस्कुरा दिए। वो औरत किसी के समझाने से कभी समझने वाली नहीं। मेरी ज़िंदगी गुजर गई है, तुम भी कोशिश करके देख लो, हो सकता है तुम कामयाब हो जाओ। वो इसके हाथ को थपथपाकर उठ खड़े हुए थे। ये जरिश का भी घर है, वो यहाँ आती रहेगी। इसे यहाँ आने से तुम्हारी माँ कभी मना नहीं करेगी। ये बात भी अपनी माँ को समझा देना। दरवाजे के पास रुक कर इन्होंने कहा और फिर निकल गए। इनके जाने के बाद इसके चेहरे पर तफक्कर के साए गहरे हो गए। ताहिरा बेगम को समझाना एक मुश्किल अमर था, लेकिन वो ये काम अपने जिम्मे ले चुका था। जो भी होगा देखा जाएगा। इसने कतियत से सर झटका और बिस्तर की तरफ पेशकदमी की। बड़े इश्तियाक से तुम अपनी नवेरा आपा को मिलने गए थे, मगर इसने तो तुम्हें लिफ्ट भी नहीं करवाई। शारिक के घर से वापस आकर हमीद साहब और इसकी बेगम अपने कमरे में जा चुके थे। रजा टीवी लगाकर बैठ गया। रिमशा ने आते ही ये गुल अफशानी की। शट अप। रजा हमीद को भड़काने के लिए रिमशा जावेद का अंदाज ही काफी था। एकदम भड़क उठा। उफ, रिमशा ने खूब मजा लिया। इतना गुस्सा? वैसे मैं तुम्हारे गुस्से में बराबर की शरीक हूँ। मुझे बड़ा अफसोस है। रिमशा ने रजा हमीद को चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बकवास बंद करो। रजा ने हाथ में पकड़ा रिमोट कंट्रोल सोफे पर दे मारा। क्यों, क्या तकलीफ हो रही है? सच ही तो कह रही हूँ। मैंने अंकल से मना किया था कि तुम नहीं जाओगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी आपा के लिए गए थे, तो अब इनकार क्यों कर रहे हो? रिमशा खुद तो भड़क रही थी। रजा के अंदर भी वही आग लगा रही थी और वही बाकी भड़क उठा था। और तुम सिर्फ और सिर्फ इस वजह से गई कि मैं जा रहा हूँ, है ना? रजा का अंदाज फाड़ खाने वाला था। रिमशा जावेद हंस पड़ी। यस ऑफ कोर्स। भाई तुम्हारा क्या भरोसा, कब तुम नवेरा करते इसके पीछे ही चल दो।
तुम जैसे घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। वो बजाय इश्तिहार में आने के बहुत दुख से कह रहा था। रिमशा ने नखुवत से सर झटका। घटिया नहीं, तुम क्या जानो घटियापन क्या होता है। अगर मैं घटिया लड़की होती तो नवेरा बीबी अब तक अपनी मंगनी टूटने का गम मना रही होती। रिमशा ने घटियापन की वजाहत की। रजा एक दो पल कम खड़ा रहा, फिर न जाने क्या हुआ एकदम सोफे से उठा। इसका बाजू दबोच कर इसे दीवार में इस तरह धकेला के लड़खड़ा कर रह गई। रिमशा का सर बुरी तरह दीवार से टकराया, लेकिन रजा पर जुनून तारी था। एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। तुम घटियापन की बात करती हो, मैं बताऊं घटियापन क्या होता है? तुम्हें बताऊं? वो वहशियाना अंदाज में इसके कंधे को अपनी वहशी गिरफ्त में जकड़े किसी भी हद तक जा सकता था। इसको खौफ की लहर ने आ घेरा। छोड़ो मुझे। एक तो रजा की गिरफ्त, दूसरा थप्पड़ की शिद्दत। वो अधमोही हो गई। आवाज पर अब खौफ गालिब था। रजा ने झंझोड़ कर इसे सोफे पर पटक दिया। वे एक दफा फिर लड़कर आई। पाँव मुड़ा तो बेवजन होकर औंधे मुंह सोफे पर गिरी। दुपट्टा दरमियान में ही कालीन पर गिर गया। तुमने आइंदा नवेरा के लिए घटिया अल्फाज इस्तेमाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारा जितना लिहाज करता हूँ तुम इतनी ही सर पर चढ़ती जा रही हो। तुमने अगर एक लफ्ज भी गलत अंदाज में नवेरा के लिए बोला तो इसी दिन मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। तुम अगर किसी भी हद तक जा सकती हो तो मैं भी जा सकता हूँ। अगर नवेरा की मंगनी टूटेगी तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता भी खत्म होगा, समझी? अंदाज धमकी देने वाला नहीं, अमल करने वाला था। गजबनाक तेवरिए वो उलझे तनफ्फुस समेत सब कह गया था। जैसे इसका बस चले तो एक पल में वो इसे आग लगा दे। रिमशा सीधी हुई तो वो तन फन करता लॉन्च से निकल गया। रिमशा का उलझा तनफ्फुस इसके जाने के बाद बहाल हुआ। उफ, ये रजा था? वो लरज कर रह गई। इतना खौफनाक, शुक्र है मैं बच गई। दिल में भी अब भी खौफ बाकी था। रुखसार तप रहे थे। हाथ से रुखसार को ढांप कर वो फूट फूट कर रोने लगी। तुम मर जाओ नवेरा, अल्लाह करे तुम मर जाओ। मेरी जिंदगी में आग लगाकर तुम भला कैसे सुखी रहोगी? वो 2 दिन मजीद खाला जान के यहाँ रह कर वापस जा रही थी। शारिक इन 3 दिनों में घर पर ही था। अब वो बिल्कुल ठीक था, बुखार भी उतर चुका था। नवेरा इस दिन शारिक जमान के रवैये से इस कदर उलझी थी कि इसने इसके बाद 1-2 बार ही इसे बुलाने की जहमत की। कज़न की हैसियत से इससे उनसियत थी, इसीलिए वो इसके मुतालिक फिक्रमंद भी रहती थी। मगर इस रात इसकी आंखों की कैफियत से वो उलझ गई थी। खुद भी इसे बुलाने से इज्तनाब किया था और अब आज जब वो जाने को तैयार थी, नबील भाई कहाँ इंतजार कर रही थी भी मुसलसल इस पर नजर जमाए हुए था। कभी इसे किचन में जाते देखकर और कभी अम्मा के कमरे की तरफ पेशकदमी करते हुए मुसलसल नजरों की गिरफ्त में लिए हुए था। 2 दिन वो दिन मजीद खाला जान के यहाँ रहकर, अच्छा ये पढ़ लिया था हमने। नवेरा इसकी आंखों की तहरीर समझ तो नहीं पा रही थी, लेकिन उलझ कर रह गई थी। क्या बात है शारिक भाई, कोई परेशानी है? अब की बार वो लॉन्च में आई तो पूछे बगैर ना रह सकी। वो चौंका। क्या पूछ रही थी तुम? इसने इसकी तरफ ध्यान से देखा। सुर्ख लिबास, लीकेज से दुपट्टा लिए, पूरे कद से इसके सामने कुछ फासले पर खड़ी थी। आप बहुत गौर से देख रहे हैं, बल्कि इतनी देर से आते जाते घूर रहे हैं। मैंने सोचा शायद कोई मसला है। इसने असल बात की। बात को घुमा फिरा कर करने की इसकी आदत नहीं थी, इसीलिए बराह रास्त पूछा। शारिक जमान ने जरा ध्यान से और ताज्जुब से इसे देखा। इस रात की तरह इस वक्त भी इसके चेहरे पर कुछ बरहमी के आसार थे। वो मुस्कुरा दिया। बैठो, इसने मुस्कुरा कर कहा तो वो बैठ गई। ताहम तेवर वहीं थे। मैं सोच रहा हूँ कि पाक दामन औरत किसे कहते हैं, इसने धीमी मुस्कुराहट से कहा तो वो हैरान। क्या मतलब? वो पहले से ज्यादा उलझ गई। तुम नहीं समझोगी, इसीलिए इस बात को जाने दो। वो वापस जा रही हो, इसे मुस्कुरा कर बात बदल दी तो वो कुछ पल बगौर इसे देखती रही। शारिक जमान को इसने बहुत कम मुस्कुराते देखा था। इस वक्त इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत भली लग रही थी। जी, नबील भाई ने कहा था कि वो लेने आएंगे, मगर अभी तक आए नहीं। शारिक जमान ने बात डाल दी। ताहम इतना हुआ कि इसने घूरना बंद कर दिया, इसीलिए इसने दोबारा इस मौजू पर बात नहीं की। तुम फोन करके पता कर लो, हो सकता है किसी काम में उलझ गया हो। शारिक ने मशवरा दिया तो इसने सारी लाया। वो उठकर वहीं लाउंज में रखे फोन स्टैंड की तरफ चली गई। फोन नबील भाई ने ही रिसीव किया था। आई एम सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल मुझे एक जरूरी काम था, कारोबार में दोस्त आ गए थे। कुछ देर हो जाएगी, शायद 12 के बाद ही फारिग हो पाऊँ। अच्छा एक काम करो, तुम शारिक तो घर पर ही होगा ना, इसके साथ चली जाओ, वरना शायद कल आ सकूं। नबील भाई ने कहा तो वो चुप हो गई। शारिक कहाँ है, इससे बात करवाओ जरा, इन्होंने कहा तो इसने इसको देखा। वो टीवी की तरफ मुतवज्जा था, आवाज़ धीमी थी। नबील भाई आपसे बात करना चाहते हैं। इसके देखने पर इसने भी देखा तो इसने कह दिया। शारिक जमान टीवी ऑफ करके इसके करीब चलाया। वो रिसीवर इसे थमाकर पीछे हट गई। हाँ नबील, कैसे हो? वो कुछ दूर सोफे पर आ बैठी थी। ठीक ठाक हूँ यार, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? गाड़ी ड्राइव करने के काबिल हो कि नहीं? दूसरी तरफ से नबील ने पूछा तो वो हैरान हुआ। क्यों, खैरियत? हाँ यार, कुछ कारोबारी लोग आए बैठे हैं, एक पार्टी से मिलना है, शायद मुझे देर हो जाए। अगर
तुम अगर गाड़ी ड्राइव कर सकते हो नवेरा को छोड़ आओ, वरना फिर मैं कल आ सकता हूँ। शारिक ने नवेरा की तरफ देखा, वो इसकी तरफ मुतवज्जा था। शारिक के देखने पर इसने सर झुका लिया। सुरखांचल थोड़ा सा सर से सरक गया था। साफ शफाफ मांग शारिक जमान की तवज्जा अपनी तरफ खींचने लगी। ठीक हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ, छोड़ आऊँगा। इसने हामी भर ली। ओके फिर ठीक है, बाकी बातें फिर करूँगा, अल्लाह हाफिज। नबील ने मुतमईन होकर फ़ोन बंद कर दिया। रिसीवर रखकर पलटा तो वो फिर भी उठ खड़ी हुई। अगर आपको जहमत होती है तो मैं कल नबील भाई के साथ चली जाऊंगी, वो झिझकते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दिया। यानी कि तुम मेरे साथ घर जाने पर एतराज़ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो आपकी तकलीफ की वजह से कह रही थी। तुम अम्मा से मिल लो और शाकरा को कहो वो तुम्हारा बैग ले आए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। शारिक जमान अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। वो इसके साथ तन्हा नहीं जाना चाहती थी, मगर नबील भाई को इनकार नहीं कर सकती थी। और अब वो सर झटक कर खाला के कमरे में। अच्छा खाला जान, मैं घर जा रही हूँ, नबील भाई का फ़ोन आया था, वो नहीं आ रहे, शारिक भाई छोड़ने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। शारिक को कहना वो गाड़ी एहतियात से चलाए, पहले ही खुदा ने बचाया है, इन्होंने इसे अपने गले लगा लिया। अपना ख्याल रखिएगा, दवाई और खुराक वक्त पर लीजिएगा। इससे जुदा होकर इसने भी खास हिदायत की। वो मुस्कुरा दी। अपना बैग लेकर वो गेट से निकली तो वो फ्रंट डोर खोले मुंतजर खड़ा था। फ्रंट सीट देखकर वो झिझक गई। पिछली सीट की तरफ देखा और फिर इसकी तरफ। वो इंजेक्शन में चाबी घुमा चुका था। वो कुछ सोचते सीट पर बैठ गई। क्या हुआ, क्या करती रहती हो सारा दिन? गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ी तो इसने ही अंदर की खामोशी को तोड़ा, वरना वो तो तय किए बैठी थी। कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं, घरेलू काम काज, सारा दिन इन्हीं में मसरूफ रहती हूँ, इसके अलावा कभी कभार सिलाई कर लेती हूँ। इसने संजीदगी से कहा। इसका मतलब है मुकम्मल घरेलू खातून खाना हो। इन्होंने मुस्कुरा कर कहा और लब बींच रही थी। वो भला क्या कहती? वो रात के इस पहर शारिक के साथ तन्हा आने पर ही झिझक रही थी, ऊपर से इसकी बेतकल्फी। बहुत अरसे बाद इसने खाला जान के घर आना हुआ था। यूं तो इन्हें करीब से देखने का इत्तफाक हुआ था, वरना वो इसे कम गो और अपनी जात में गुम शख्सी लगा करता था। लेकिन अब एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगी? अचानक कुछ ख्याल आने पर इसने झिझकते हुए कहा। हाँ कहो। इसने इसकी तरफ देखा। गाड़ी की हल्की लाइट पे पेशानी तक दुपट्टा जमाए वो दहकता अंगारा महसूस हो रही थी। सुर्ख लिबास में सुर्ख सफ़ेद चेहरा चांदनी बिखेरे हुए था। शारिक जमान को महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके दिल की तारों को छेड़ा हो। इसके चेहरे का रंग एकदम बदल गया। इसने सख्ती से लब दांतों तले दबा लिए। आपने परसों रात ऐसा मजाक क्यों किया था? बराह रास्त शारिक जमान की आंखों में देखते हुए इसने सवाल किया था। इसी लम्हे शारिक की त्वचा बटी। इसका हाथ स्टीयरिंग पर लड़खड़ा गया। स्टीयरिंग घूमा, गाड़ी एकदम लड़खड़ाई। नवीरा की चीख निकल गई। इसने लड़खड़ाती गाड़ी पर काबू पाने के लिए ब्रेक पर पांव मारे। गाड़ी एक झटके से रुकी। नवीरा ने हाथों में मुंह छुपा लिया। सारा वजूद लरज रहा था। नवीरा आर यू ऑल राइट? गाड़ी बुरी तरह अपना तवाज़ुन खो चुकी थी। नवीरा का खौफ अभी भी बरकरार था, वो वजूद भी लरज रहा था। इसने पशेमानी से इसके कंधे पर हाथ रखा तो वो जैसे होश में आ गई। फौरन इसका हाथ झटक दिया। आप, वो कुछ सख्त कहने की कोशिश में लब भींच गए। आई एम सॉरी, मेरा ध्यान भटक गया था। इसने नदामत से कहा। आपका ध्यान तो यूँ लगता है हर वक्त भटका ही रहता है। आपके लिए जिंदगी बेकार बेमायनी है, जैसे आप तजर्बों की नज़र करते हैं पर तुले हुए हैं, मगर मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मुझे पता होता कि आपकी ड्राइविंग इस कदर नाकस है तो मैं कभी आपके साथ ना आती। खौफ के बायस आंसू बह रहे थे। चेहरा साफ करते इसने तल्खी से कह दिया। ड्राइविंग तो खैर मेरी बहुत शानदार है, तुमने तजुर्बा कब किया है? रियली? अंदाज एकदम जो मायने था। नवीरा अंदर तक झिलमिला उठी। देखें, मैं सीधी साफ खरी लड़की हूँ, मुझे आपकी जुबानी बातों की कतई समझ नहीं आती। बस इतना होता है कि मेरा दिमाग ज़रूर उलझ जाता है। मेरे साथ साफ और सीधी बात किया करें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की, चाहे वो बात मजाक के रंग में कही गई हो या रियली की सूरत में। इसने तलखी से सब कहा था। सिगरेट का धुआं उड़ाते शारिक ने हैरान होकर नवीरा को देखा। इस कदर साफ गो और खड़ी लड़की। इससे पहली दफ़ा इसे करीब से देखा और महसूस किया था। दिल एकदम से उछलने लगा। वो पहले भी इनके यहाँ आती थी, मगर कभी इसने इसे काबिल तवज्जो ही नहीं जाना था। प्लीज़ गाड़ी चलाएं, मुझे रात में इसी रास्ते पर नहीं गुजारनी। आप बज़िद शौक अपना शौक पूरा कर लीजिएगा, मगर मुझे मेरी मंजिल पर पहुँचाने के बाद। इसकी तलखी ऐसी थी कि इसके होंठ खुद ब खुद मुस्कुरा उठे और इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। तुमसे कभी इस कदर तफसीली मुलाकात नहीं हुई, मुझे तुम्हारे मुतालिक कुछ अंदाज़ा भी नहीं था, लेकिन तुम वाकई कुछ मुनफरिद सी लड़की हो। रियली आई एम इम्प्रेस्ड यू। इसका अंदाज वाकई तारीफी था। नवीरा चुप हो गई। तुम कोई राय नहीं दोगी? वो इसकी खामोशी महसूस करते इसे बोलने पर उकसा रही। नहीं, इसने बोलने से साफ इनकार कर दिया। क्यों?
اسی لیے کہ مجھے رات کے اس پہر میں پہلی دفعہ نبیل بھائی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ سفر کرتے اتفاق ہوا، اور میں ہر کسی کے ساتھ بے تکلف نہیں ہوتی، اور یہ کہ سفر میں تو میں بالکل نہیں بولتی، مگر آپ مجھے مسلسل بولنے پر مجبور کریں۔ پہلے سے زیادہ صاف گوئی تھی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ باقی کا راستہ اس نے شعوری کوشش کر کے خاموشی میں گزارا۔ گھر قریب آیا تو نویرا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ ٹھو کر بیٹھی اور دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ آئندہ کبھی اس کی گاڑی میں سفر نہیں کرے گی۔ اس دن علی گھر چھوڑ گیا تو شائستہ بیگم مغرب کی نماز ادا کر کے گئی، اسی لیے زرش کی خلاصی ہو گئی۔ علی بھی بیٹھنے کی بجائے چلا گیا۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ اس نے دوبارہ جانے کی ضد نہیں کی۔ فرح سے تو کالج میں روز ملاقات ہوتی تھی۔ فرح نے دوبارہ اس موضوع کو نہیں چھیڑا تھا۔ زرش بھی پہلے ہی کر رہی تھی۔ دونوں میں پڑھائی کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہو رہی تھی۔ آج بھی وہ کالج سے آنے کے بعد کھانا کھا کر لاؤنج میں چلی آئی۔ ماما رات کے کھانے کی تیاری کے لیے کچن میں مصروف تھی۔ وہ خاموشی سے ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ زرش، ایک بات پوچھوں؟ وہ بظاہر ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی، لیکن دھیان گیان کی سوئیاں نہ جانے کہاں اٹکی ہوئی تھی۔ نوشین نے کچھ دیر اس کی غیر حاضری دماغ محسوس کر کے پھر میگزین ٹیبل پر چھوڑ دیا، اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اس نے نگاہیں اسکرین سے ہٹا کر نوشین کو دیکھا۔ میں دیکھ رہی ہوں، جب سے تم تایا جان کے ہاں سے لوٹی ہو کچھ پریشان۔ کیا بات ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو زرش چونکی۔ نہیں تو پریشان تو نہیں ہوں، تمہیں یوں ہی محسوس ہو رہا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے ہنس کر ٹالنے کی کوشش کی تو نوشین نے نفی میں سر ہلا۔ یہ میرا وہم نہیں، یقین ہے، ضرور کوئی بات ہے۔ اس کا یقین ابھی بھی برقرار تھا۔ زرش نے سر جھکا لیا۔ کیا بات ہے؟ مجھ سے شیئر کرو پلیز۔ زرش، یوں خود کو مت کھلاؤ، ہم ہیں نا۔ کیا تائی امی نے کچھ کہا ہے؟ بہت محبت سے زرش کا ہاتھ تھام کر اس نے اپنا یہ سب پوچھا۔ زرش کی آنکھیں جھل مل کرنے لگی۔ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ کوئی بات نہ ہو، مگر وہ لب سی کر آنسو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ اس نے دھیمے سے پوچھا تو زرش نے سر ہلا دیا۔ دھیرے دھیرے اس نے سب کہہ دیا۔ نوشین نے کچھ پل خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر کہا، اتنی بڑی بات ہو گئی اور تم نے ذکر بھی نہیں کیا؟ وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ نہیں پلیز نوشین، تم بھی کسی سے ذکر نہ کرنا، خاص طور پر ماما سے تو بالکل نہیں۔ اس نے ملتجی انداز میں نوشین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ورنہ ماما مجھے کبھی بھی تایا جان کے ہاں جانے نہیں دیں گی۔ پہلے ہی وہ بڑی مشکل سے راضی ہوئی تھی۔ باخدا میں نے جان بوجھ کر تائی امی سے تلخ کلامی نہیں کی تھی، لیکن وہ بات ہی اس قدر نفرت امیز انداز میں کر رہی تھی، مجھے بھی خود پر کنٹرول نہ رہا اور پھر بات بڑھتی چلی گئی۔ وہ اب ندامت محسوس کر رہی تھی۔ کیا تھا اس دن وہ خود پر قابو رکھ کر تو بات اتنی نہ بڑھتی، وہ خود پر کنٹرول کر لیتی، تھوڑا سا صبر کر لیتی۔ چلو جو ہوا مٹی ڈالو، سمان بھائی اور تایا ابو کبھی تم پر بات نہیں آنے دیں گے، سارا معاملہ سلجھا لیں گے، تم ریلیکس ہو جاؤ، اوکے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک تائی امی کی بات ہے، انہیں کچھ سننے کے بعد تایا ابو کسی نہ کسی طرح ان کی زبان تو روکیں گے ہی نا۔ اس نے سمجھایا تو زرش نے کہا، تم ماما کو کچھ بھی نہ بتاؤ، ٹھیک ہے؟ اس نے یقین چاہا تو نوشین مسکرا دی۔ ویسے ماما بھی تمہاری خاموشی پر پریشان ہو رہی تھی، اس نے بتایا۔ اچھا چلو آؤ، لان میں ٹہلتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں۔ نوشین اس کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہوئی تو وہ بھی اٹھ گئی۔ دونوں لان میں ٹہل رہی تھی جب گاڑی کے ہارن پر چونکی۔ یہ تو سمان بھائی کی گاڑی ہے۔ نوشین آواز پہچان کر پلٹی، وہ بھی دیکھنے لگی۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا۔ سمان احمد نے گاڑی اندر لا کر کھڑی کر دی۔ سمان احمد کے ساتھ علی اور فرح بھی تھے۔ زرش حیران سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس دن اسے سب سے زیادہ تکلیف سمان احمد کے الفاظ سے ہوئی تھی، کس طرح انہوں نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ اور اب السلام علیکم، وہ تینوں قریب چلے آئے۔ نوشین کے گلے لگی فرح، نوشین کے گلے لگی زرش خاموش۔ وعلیکم السلام، آپ تینوں خیریت سے ہیں نا؟ نوشین کو بھی حیرت ہوئی۔ آج ہمارا باہر ڈنر کا پروگرام تھا، سمان احمد ہمیں ڈنر کرا رہے ہیں۔ سمان بھائی ہمیں ڈنر کرا رہے ہیں، تم لوگوں کو بھی ہمارے ساتھ چلنا ہے، فرح نے مسکرا کر سمان احمد اور زرش کی طرف دیکھ کر کہا۔ زرش نے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ علی اور فرح سے تو وہ ناراض نہیں تھی، مگر سمان احمد کو اس کے الفاظ کی تلخی کا احساس تو دلا سکتی۔ سمان احمد نے بغور دیکھا۔ سادہ گھریلو حلیے میں بھی وہ نظر کو خیزہ کر رہی تھی۔ انہوں نے اس کے سنجیدہ چہرے پر اپنی پرجوش نظریں ٹکا دی۔ خفا سنجیدہ چہرہ اتنا اپنا لگ رہا تھا، انہیں اپنے الفاظ کی تلخی کا شدت سے اندازہ تھا، اس لیے تو اس نے پروگرام بنایا تھا۔ زبردست، بڑے عرصے بعد سمان بھائی بھی ہمیں کوئی ایسی بدپریزی کرا رہے ہیں۔ نوشین ایک دم پرجوش ہوئی تھی، زرش بھی خاموش رہی۔ چلو تم دونوں تیار ہو جاؤ، اتنی دیر میں ذرا چچی جان سے مل لوں، انہوں نے زرش کے خفا چہرے سے نظریں ہٹا کر کہا اور اندر کی چلو۔ میں نہیں جا رہی، میرے سر میں بہت درد ہو رہی ہے، تم لوگ نوشین کو لے جاؤ۔ سمان احمد دعوت کرے اور زرش انکار کر دے؟
नामुमकिन था, लेकिन इस वक्त बहुत संजीदगी से वो फराह और अली को इनकार कर रही थी। समान अहमद के अंदर की तरफ बढ़ते कदम रुक गए। क्यों? वो फौरन पलट गया। कहा है ना मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसने नाराजगी से कहा। समान ने एक खामोश नजर इसका डाला। तैयार हो जाओ, मैं चची जान से बात करके आता हूँ, तुम भी तुम्हारे सर दर्द का भी इलाज करता हूँ। फराह और नशीन को इसे तैयार करने का इशारा करके वो अंदर चला गया। मुझे नहीं जाना, जरीश ने पाँव पटके। क्यों? तीनों बोले। इसने खफगी से इन्हें देखा। बस कह दिया नहीं तो नहीं। वो पाँव पटकते अपने कमरे में चली आई। फराह और नशीन भी पीछे चले। क्या है समान भाई, इतने अरसे बाद ट्रीट दे रहे हैं, हम सी साइड पर जाएंगे और वहीं डिनर भी करेंगे। फराह ने इसे राजी करना चाहा, मगर वो कुशन गोद में रखकर बैठी थी। नशीन, इसे हटाओ और बाथरूम में भेजो, इसके कपड़े निकालती हूँ। फराह ने इसे यूं ही जमे देखकर नौशीन से कहा, यार क्या है, दिल नहीं चाह रहा, जबरदस्ती है क्या? बस नहीं जा रही मैं, कह दिया है। नौशीन ने इसे बाजू से पकड़कर बाथरूम की तरफ धकेला तो वो एहतजाजन चिल्लाई, सामने से कपड़े चेंज करके बाहर आ जाओ, जल्दी से कपड़े चेंज करके बाहर आ जाओ, वरना हम इससे ज़्यादा बुरा करेंगे। फराह ने इसके वार्डरोब से ग्रे जदीद स्टाइल किस्म का सूट निकालकर इसके हाथ में थमाया। जरीश खूनख्वार नज़रों से इसे घूरने लगे। चलो जल्दी करो, मैंने भी तैयार होना है, तुम जल्दी से बाहर निकलो, इतनी देर में मैं भी तैयार होती हूँ, तब तक समान भाई के भी मामा के साथ मुज़ाकरात हो जाएंगे। बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर इसे अंदर धकेलकर नौशीन ने हाथ कर दी थी। वो कुलसती हुई समझ गई कि आज इसका कोई भी हरबा काम नहीं आने वाला, सिवाय इसके कि वो इस वक्त खामोशी से इनकी बात मान ले। वो फरा के ज़बरदस्ती करने पर तैयार होकर बाहर निकली तो समान अहमद अली और मामा के साथ खुशगपियों में मसरूफ थे। नौशीन भी लिबास बदल कर आ गई थी। समान अहमद ने एक खास नज़र डालकर वो शिकायती निगाह डालकर मुंह फेर गई। इसने पक्का इरादा कर लिया था इनसे नाराज रहने का, इसलिए खामोश खड़ी रही। अच्छा चची जान, हम चलते हैं, हो सकता है वापसी में ताखीर हो जाए, मैं खुद दोनों को पहले यहाँ छोड़ दूंगा, समान अहमद ने खड़े होते हुए कहा। मामा मुस्कुरा दी। समान अहमद की जिम्मेदार तबीयत से वह बखूबी आगाह थी, इसीलिए समान अहमद के सिर्फ एक दफ़ा कहने पर वो फौरन राजी हो गई। जब वो लोग सी साइड पर पहुंचे तो सूरज गरूब होने वाला था। डूबते सूरज का अक्स समंदर में बहुत दिलकश लग रहा था। एक लम्हे को यूं महसूस हुआ कि जैसे समंदर में आग लग गई हो। वो सब हल्ला गुल्ला और चुटकुले छोड़ रहे थे। जरीश का मूड समंदर को देखकर एकदम मुतदिल हो गया था। वो तो समंदर की दीवानी थी और डूबते सूरज का मंजर समंदर के पानी में देखना सोने पर सुहागा था। वो मबहूत सी इसे देखे आगे बढ़ रही थी। फराह और नशीन इसे आवाज़ें देती रह गई, मगर पानी की लहरों के ताक़ुब में वो बहुत आगे तक चली आई। जूते वो फराह के पास ही उतार कर आई थी। नंगे पाँव गीली रेत पर चलते पानी की लहरों को पीछे छोड़ना इसका सबसे दिलचस्प मशगला था जो वो साहिल समंदर पर सर अंजाम दिया करती थी। शुक्र है तुम्हारा मूड तो बेहतर हुआ, अपने अकब से समान अहमद की आवाज़ सुनाई दी तो वो अपने ही ख्यालों से चौंक कर इन्हें देखने लगी। वो जीन्स के पांचे घुटनों तक फोल्ड किए इसके साथ ही चल रहे थे। जरीश को इनके चेहरे की धीमी मुस्कुराहट देखकर याद आया तो वो इनसे नाराज थी। आप तो बात ही ना करें मुझसे, इसने फौरन नाराजगी का इजहार कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता सूरज समंदर में डूबता जा रहा था। सिर्फ हल्की हल्की सुर्खी बाकी थी जो हर तरफ छाई हुई थी। अभी ऐसी ही सुर्खी जरीश के चेहरे पर भी थी, खफासी नाराज। वो धीरे से हंस दिए। भाई ऐसा क्या कसूर हो गया मुझसे, इन्होंने इसके हमरा चलते हुए कहा। जरीश ने नाराज नजरों से कहा, बहुत बुरे हैं आप, कितनी बुरी तरह डांट दिया मुझे, ये भी नहीं ख्याल किया कि मैं कितनी हर्ट हुई हूँ। इसके जबान से अब भी शिकवा बोल रहा था, मगर खफगी से। वो ऐसे ही दिल की मालिक थी, साफ शफाफ खरी सी। समंदर ने धीरे से इसका हाथ थाम लिया। समान ने धीरे से इसका हाथ थाम लिया। जरीश एक पल को ठहरी, मगर जिस अपनाइए से समान अहमद ने इसका हाथ थामकर इसे सहलाया, जरीश की सारी खफगी उड़न छू होगी। आपने ऐसा क्यों किया? आई एम सॉरी, यकीन करो मेरा मकसद तुम्हें तजलील करना नहीं था, बल्कि इस तकलीफ को कम करना था जो अम्मी के अल्फाज से तुम्हें पहुंची थी। इसने अपने बुरे रवैये की वजाहत कर दी। जरीश बीबी का दिल एक ज़रा सी वजाहत से खिल उठा था। मुझे कति परवाह नहीं, ताई अम्मी कुछ भी कहती रहे, वो हमारी बड़ी हैं। इस वक्त इनके अल्फाज बुरे थे। बाद में मैंने सोचा तो एहसास हुआ कि तलखी से पेश तो मैं भी आई थी, वो तो हमारी बड़ी हैं, कुछ भी कह सकती हैं, मुझे खुद पर कंट्रोल करना चाहिए था। इसने आराम से अपनी गलती मानी। समान अहमद मुस्कुरा दिया। सूरज मुकम्मल तौर पर गरूब हो चुका था। अब माहौल में हल्का हल्का अंधेरा फैल रहा था। मुझे तुम्हारी यही खूबी मुतासिर करती है, तुम किसी बात को अना का मसला नहीं बनाती, फौरन अपनी गलती मान लेती हो, एक्सक्यूज कर लेती हो। इसके लहजे में फ़ख्र था। जरीश हंसती, इतनी तारीफ भी मत करें, आइंदा आपने मुझे कभी डांटा तो मैं संजीदगी के साथ खफा हो जाऊंगी। इसने उंगली उठाकर तंबीह की। इस बात पर इसने
बेसाख्ता एक कहका लगाया, ओके डियर, चलो इस खुशी में, बल्कि नाराजगी दूर होने की खुशी में ये अपना तोहफा कबूल करो। इसने मुस्कुराकर जीन्स की पॉकेट में हाथ डालकर कुछ निकाला और अपनी बंद मुट्ठी जरिश के सामने कर दी। क्या है ये? बूझ लो। इसका मूड इसे एक दो पल तंग करने का था। इस वक्त जरिश के हमरा बहुत फ्रेश था। मुझे नहीं पता। मुट्ठी खोले, दिखाए ना। वो बिल्कुल बच्ची बन गई थी और मुट्ठी खोलने की कोशिश करने लगी। इसके बेताबी महसूस करके समान अहमद ने खुद ही अपनी मुट्ठी खोल दी। जबरदस्त। समान अहमद के साथ शफाफ हथेली पर जंजीर और पेंडेंट की सूरत में तोहफा धरा था। जरिश ने एक लम्हा समान अहमद की फैली हथेली को देखा और फिर जंजीर और पेंडेंट को देखकर वो झिझक गई। इतना कीमती तोहफा उठाए कि ना उठाए? क्यों पसंद नहीं आया? इसने झिझकते हुए हाथ पीछे खींचते देखकर समान अहमद ने कहा, नहीं बहुत अच्छा है मगर बहुत कीमती। इसने जो झिझकते अटकते कह दिया था। वो हंस दिया। तुमसे ज्यादा नहीं। अंदाज मायने खेज था, लेकिन आंखों की चमक इससे ज्यादा। इसने ये कहते ही अपनी हथेली से पेंडेंट उठाकर जरिश के सामने ले रहा है। ये लॉकेट बिल्कुल फरा के लॉकेट की तरह का था। बस पेंडेंट दिल की शेप का था और दरमियान में ZS के अल्फाज लिखे थे। मैंने यूं ही कह दिया कि आप तो इसे अपनी बात याद आई जो फरा का लॉकेट देखकर समान अहमद के अपने घर आमद पर कही थी। अब ये लॉकेट, फरा के लिए लॉकेट खरीदते हुए मुझे कतई एहसास नहीं हुआ था कि मुझे तुम्हारे लिए भी लेना चाहिए। बाद में तुम्हारी बात पर मुझे एहसास हुआ कि फौरन ऑर्डर बनवाया। मैं तुम्हें देने का ख्याल नहीं आ रहा। फरा का लॉकेट थोड़ा सा चेंज है, फिर वो इसके नाम का है, जबकि ये तुम्हारे नाम पर स्पेशल बनवाया है। क्यों, अच्छा नहीं या लेना नहीं चाहती? जरिश ने लॉकेट की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया तो इसने इसी संजीदगी से टोका। नहीं अच्छा है, मगर वो फिर अटक गई। नजरें हार्ट शेप के पेंडेंट में कुंदा लफज ZS पर जमी हुई थी। फरा का लॉकेट FS के अल्फाज पर था। जबकि जरिश, भाई पकड़ भी लो, इधर वो तीनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो। इसका अंदाज बिल्कुल लापरवाही लिए हुआ था। जरिश ने एक नज़र इसको देखा, फिर लॉकेट को, और आखिर में अपने से काफ़ी दूर फरा, नौशीन और अली को रेत पर बैठे देख खुशखबरियाँ कर रहे थे। थैंक यू सो मच। एक लम्हे को इसने सोचा, फिर इसने मुस्कुराकर लॉकेट थाम लिया। लॉकेट जरिश की हथेली पर था। जरिश को अपनी हथेली अजीब सी एहसास से भीगती महसूस हुई। इसने फौरन समान अहमद को देखा। वो मुस्कुरा दिया। इसने फौरन निगाहें फेर ली। अब इसको पहन लो। इसने वापसी के लिए कदम बढ़ाते हुए कहा। वो भी साथ हो ली। जी, घर जाकर मामा को दिखाऊंगी, फिर पहनूंगी। लॉकेट को मुट्ठी में भेजते वो कदम से कदम मिला रही थी। जरिश समान अहमद के साथ चलती। डिनर के बाद वो लोग वहाँ मजीद 1 घंटा ठहरे, फिर वापस लौट आए। रास्ते में समान अहमद ने इन सब को इनकी फरमाइश पर आइसक्रीम खिलाई। दोनों जब घर पहुंचे तो थकन से बुरा हाल था, लेकिन इस थकन के बावजूद दोनों फ्रेश थी। वो इन्हें गेट पर उतार कर चले गए थे। दोनों खिलखिलाती हंसती अंदर चली आई। शाइस्ता बेगम लाउंज में मौजूद थी, शायद इनका ही इंतजार कर रही थी। दोनों ठहर गई। अस्सलाम वालेकुम मामा। इनके सलाम पर इन्होंने सर हिला दिया। दोनों ही इनके दाएं बाएं आ बैठी। कैसा गुजरा आज का दिन? दोनों के चमकते दमकते चेहरे देखकर इन्होंने पूछा। जरिश खिलखिलाई। बहुत अच्छा, समान भाई ने हमें बहुत इंजॉय करवाया, और मामा इन्होंने मुझे ये लॉकेट भी दिया। इसने फौरन हथेली मामा के सामने कर दी। इसने लॉकेट अभी तक नहीं पहना था। बड़ी हिफाजत के साथ वो सारा वक्त मुट्ठी में छुपाई रही थी। शाइस्ता बेगम ने एक नज़र जरिश के झिलमिलाते चमकते चेहरे पर डाली और दूसरी निगाह जरिश की फैली हथेली में दर कीमती लॉकेट पर। नौशीन जानती थी, वो देख चुकी थी, सो वो भी मामा के रद्द-ए-अमल की मुंतजर थी। शाइस्ता बेगम ने लॉकेट उठा लिया। हार्ट शेप में बने लॉकेट में कुंदा ZS पर इनकी निगाहें ठहर गई। पता है मामा, ऐसा ही लॉकेट समान भाई ने फरा को लाकर दिया था। मुझे पसंद आया था, मैंने यूं ही जिक्र कर दिया। मुझे नहीं पता था कि वो वाकई मुझे भी लाकर दे देंगे। शाइस्ता बेगम ने बहुत बेटी का चेहरा देखा। सच सिर्फ इसके होंठों पर ही नहीं, आंखों में भी था। ये समान अहमद किस रास्ते पर चल निकला है? ZS के ऊपर उंगली फेरते वो दिल ही दिल में दुखी हुई थी। अच्छा है ना मामा? मैं तो लेते हुए झिझक रही थी इतना कीमती तोहफा को कि पता नहीं आप राजी होंगी कि नहीं। समान भाई ने कहा भी कि पहन लो, मगर मैंने आपकी इजाज़त के बगैर नहीं पहना। अगर आप इजाज़त दे तो पहनूंगी, वरना इन्हें वापस कर दूंगी, भले वो नाराज़ हो। शाइस्ता बेगम ने एक इत्मीनान की सांस खारिज की। इनकी बेटी का दामन ही नहीं, दिल भी साथ था। ये सोचकर इनके अंदर इत्मीनान की लहर इसराइयत कर गई। बहुत प्यारा है, पहन लो। समान ने इतनी मोहब्बत और खुलूस से दिया है, तोहफों की कदर करनी चाहिए। इन्होंने इस कदर इत्मीनान से जवाब दिया कि जरिश एकदम खुश हो गई। थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच, वरना मुझे तो लेते हुए डर लग रहा था कहीं आप नाराज़ ही ना हो जाए। इतना कीमती जो है। शाइस्ता बेगम ने जंजीर का लॉक खोला और जरिश ने एकदम हाथ से अपने बाल पीछे किए। आप खुद बनाएं।
कितना एतमाद था जरीश की आवाज़ और लहजे में। ऐसा ही एतमाद जाहिदा बेगम के दिल में भी हर सू रोशनियां बिखेर रहा था। इन्होंने जरीश के गले में लॉकेट पहनाकर इसकी पेशानी चूमी। मुझे अच्छा लगा है, तुमने मेरी नाराज़गी पर एतराज़ को अहमियत दी है। समान अहमद पर मुझे भरपूर एतमाद है, मगर मुझे तुम्हारी मासूमियत से डर लगता है। बस कोशिश करना ऐसा ही एतमाद मैं हमेशा तुम पर करूं। ख़ानदान वाले कभी भी कहीं तो दोनों मेरे दिल के टुकड़े हो, बस मेरा एतमाद कभी ना टूटने देना। इन्होंने धीमे से नसीहत की। जरीश कुछ नहीं समझी, बस ये कि मामा इस पर और समान अहमद पर एतमाद करती हैं। प्रॉमिस मामा, आपकी जरीश आपका एतमाद हमेशा बरकरार रखेगी। इनकी जज्बाती नसीहत पर वो भी जज्बाती हो गई। इन्होंने मुस्कुराकर जरीश का रुखसार थपथपाया और उठ खड़ी हुई। मामा, पापा सो गए? सऊद अहमद को जल्दी सोने की आदत थी। घर आते ही खाना खाकर कुछ वक्त बच्चियों के साथ गुजारकर वो फौरन सोने चले जाते थे। नौशीन के पूछने पर इन्होंने सर हिला दिया। हाँ, मैं भी सोने ही जा रही हूँ, तुम दोनों भी थक गई होगी, जाकर आराम करो, अपने कमरे में जाकर सो जाना। मामा ने जाने से पहले ताकीद की। नौशीन, तुम्हें लॉकेट पसंद आया है ना? जंजीर उंगली पर फेरते जरीश ने पूछा था। वो सर हिलाकर खड़ी होगी। मैं तो सोने जा रही हूँ, वाकई बहुत थक गई हूँ। वैसे आज एंजॉय भी कितना किया है, कितने अरसे बाद यूं हम मिलकर कहीं बाहर गए हैं। वाकई बहुत मज़ा आया। जाते हुए मुझे समान भाई पर जितना भी गुस्सा था वहाँ जाकर सारा खत्म हो गया। वो कितने अच्छे हैं, मेरी छोटी छोटी बात को कितनी अहमियत देते हैं। नौशीन मुस्कुरा दी। अम्मी की मुबीम सी बातें नौशीन को बहुत कुछ समझाने को काफ़ी थी, जबकि जरीश, हो सकता है तुम इनके लिए वाकई बहुत अहम हो। नौशीन ने छेड़ा। जरीश मतलब समझे बगैर हंस दी। वाकई वो तो है, वो तो मैं हूँ। वो फ़ख्र व मान से उतराई। नौशीन ने मजीद कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर फिर कुछ सोचकर सर झटक गई। तुम तो शायद लॉकेट की खुशी में रात भर ना सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। ओके, शब बखैर। वो हाथ हिलाती हुई अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर आईने के सामने खड़े होकर जरीश ने लॉकेट को देखा। खूबसूरत सुराहीदार गर्दन में गोल्डन जंजीर में झूलता पेंडेंट और इसमें कुंदा लफ्ज़। जरीश ने बहुत नरमी से अपने नाम पर उंगली फेरी। जरीश सऊद अहमद। इसने ZS का मतलब निकाला। समान भाई भी कितने अच्छे हैं। फरा तो इनकी सगी बहन है, मगर मुझे भी इनसे कम नहीं समझते। ताई अम्मी कुछ भी कहें, मेरे तो वो सगे भाई हैं ना। बेपनाह इत्मीनान से सोचते इसने पेंडेंट मुट्ठी में दबा लिया। हथेली नरम से एहसास से भीग उठी और यही एहसास हाथ से होता हुआ रगो पे में अंदर तक सरायत करता चला गया, जिसका शायद कोई नाम नहीं था। शारिक जमान 3 दिन बाद अपने ऑफिस आया था। तबीयत तो एक दिन में ही संभल गई थी, लेकिन डॉक्टर की हिदायत पर वो मुश्किल 2-3 दिन ही आराम कर पाया था। दफ्तर में कई काम थे जो इसके मुंतज़िर थे। सारा दिन वो बहुत मसरूफ़ था। लंच टाइम के वक्त इसे थोड़ी सी फुर्सत मिली। अम्मा ने घर से खाना भिजवाया था। वो खाना खा रहा था जब नवाज की कॉल आ गई। खैरियत यार? सलाम दुआ के बाद वो असल मौजू की जानिब आया। बिल्कुल, हमारी तरफ तो बिल्कुल खैरियत है, अलबत्ता तुम्हारी खैरियत नेक मतलूब है। नवाज ने छेड़ा। शारिक फौरन अलर्ट हुआ। क्या हुआ? क्या मतलब ये मेरी जान के आज बड़ी अम्मा की कॉल आई थी और इन्होंने तुम्हारी मुतल्लिक तफ्तीशी रिपोर्ट मुझे रिकॉर्ड करवाई है। गैर संजीदा अंदाज था। शारिक कुछ समझ ना पाया। तुम सेंसर पॉलिसी छोड़कर आराम से बकवास नहीं कर सकते? शारिक ने टोक दिया। नवाज ने जानदार कह लकाया। खुद चाहे जितनी मर्जी सेंसरशिप अपनाओ, हम पर पाबंदी है। बको मत, जो कुछ भी कहना है साफ कहो। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। गिलास लबों से लगाते इसने धमकी दी। साफ बात यह है कि आज बड़ी अम्मा ने कॉल करके तुमसे मुतालिक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। कैसी इन्फॉर्मेशन? लंच बॉक्स बंद करके इसे हाथ से एक तरफ करके वो वहीं अपने ऑफिस में एक साइड पर रखे सोफे में से एक पर टांग सीधी करके आराम से नींदराज हो गया। ये तुम क्या कह रहे हो? कहाँ आते जाते हो? ये तुम क्या करते हो? कहाँ आते जाते हो? किस किस्म के दोस्त बना रखे हैं और इन दोस्तों में लड़कियों की तादाद कितनी है, वगैरह वगैरह। नवाज अभी भी गैर संजीदा था। इस सारी बकवास का मतलब बहुत वाज़ेह। वो तुम्हारी टांगों में जंजीर, मेरा मतलब है कि बीवी की सूरत में बेड़ी डालने का संजीदा किस्म का इरादा रखती हैं। लड़की ढूंढने की मुहिम का आगाज़ वो मेरे ज़रिए यानी मेरी फराहम करदा मालूमात को इस्तेमाल करके तुम्हारी मशकूक सरगर्मियों से शुरू करेंगी। शारिक ज़मान पर नवाज की सारी लंतरानियों का मकसद अच्छी तरह वाज़ेह हो गया था। लानत हो तुम पर। जवाब में तुमने क्या कहा? सोफे से उठकर वो अपने मखसूस चेयर पर आ बैठा। मुझे क्या कहना था? बड़ी अम्मी जो पूछती गई अच्छे बच्चों की तरह बताता चला गया कि मौसूफ की किसी किस्म की दोस्ती है। कभी कभी यंगेस्ट क्लब में क्यों हाजिरी दी जाती है, वहाँ किस किस्म की मखलूक पाई जाती है और इस मखलूक में सिनफ़े नाजुक का क्या रोल होता है। खुदा झूठ ना बुलवाए, कभी भी तुम कुछ भी तो नहीं छुपाया। आखिर को मेरे दोस्त की ज़िंदगी का सवाल था। शारिक ज़मान इसकी सारी बकवास पर तप उठा। जी चाहा वो सामने हो और टेबल पर से पेपर वेट उठाकर इसके सर पर दे मारे।
नवाज, आई विल किल यू। शारिक का गुस्से से बुरा हाल था। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था अपने आप को दुरुस्त कर लो, वरना किसी बड़े को मुझे तुम्हारे पीछे लगाना पड़ेगा। इसके गुस्से के जवाब में नवाज ने बहुत संजीदगी तो हम्मुल से कहा था। शारिक ने लब भींच लिए। मैं ये कदम कभी ना उठाता अगर इस रात तुम्हारा एक्सीडेंट ना हुआ होता। वो हल्का सा ही एक्सीडेंट था, मगर खुदा न खास्ता कुछ सीरियस भी हो जाता तो तुम जानते हो क्या होता। बड़ी अम्मा तो सुनते ही मर जाती। नवाज का लहजा असहद संजीदा था। अब तुम बताओ, क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? संजीदगी से इसने पूछा। शारिक जवाबन कुछ न बोला। शारिक को खुद को एतदाल पर लाने के लिए इतनी जल्दी करना पड़ रही थी, ये सिर्फ वो ही जानता था। वो अपनी सरगर्मियों के मामले में बहुत हसास था। खानदान के लोगों में इसलिए तो बहुत घुलता मिलता नहीं था कि अपनी खामियों से वो खुद भी आगाह था। अपनी कमजोरियों का दूसरों की ज़बान से तस्करा वो शायद कभी सह ना पाता, इसीलिए हर किसी से मिलने से इज्तनाब करता था। सिर्फ एक नवाज ही तो था जो इस हद तक जा सकता था कि इसे अक्सर बुरे की तमीज़ से खाने बैठ जाता। बहुत बुरा किया तुमने। इसका मतलब है कि आइंदा मुझे तुमसे भी मोहतात रहना होगा। अपनी कमजोरियों का तस्करा यूं नवाज के मुँह से सुनकर इसके अंदर इज़्तिराब वहशत भरपूर एक लहर आई थी। वो अच्छा था या बुरा, नवाज को कोई हक नहीं था कि अम्मा के सामने इसकी कमजोरियां अया करता। वो दिल ही दिल में नवाज से सख्त खफा था। सुनो तो, इन्हें अभी तो कुछ नहीं बताया, सिवाय इसके कि इनका लाडला किसी एक खास लड़की से दोस्ती नहीं रखता। तुम्हारी अगर कोई पसंद है तो बता दो, मैं बड़ी अम्मा तक मामला पहुंचा दूंगा। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम नहीं सुधरोगे। तुम्हारे ये तंज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छी तरह जानते हो कि शादी और औरत से मुताल्लिक मेरे क्या नजरियात हैं। फिर भी वो समझ गया। नवाज इसे सताने के लिए जिद कर रहा था। एकदम रिलैक्स होकर इसने कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाया, यूं जैसे फरागत ही फरागत हो, जबकि टेबल फाइल से भरी पड़ी थी जो कि इसकी तवज्जो की मुंतजिर थी। मानता हूं कि मैं तुम कितने पत्थर जालिम बकौल तुम्हारी महबूबाओं के हार्ड स्टोन बन चुके हैं। तुमको समझाना तो पत्थर से सर फोड़ना। शारिक का इत्मीनान महसूस करके नवाज ने इसकी तबीयत साफ करना चाहिए। शारिक हंस दिया। जब जानते हो तो फिर हर बार ये गलती क्यों करने लगते हो? मोहब्बत करते हैं हम तुमसे, तुम जिन राहों पर चल निकले हो, तुमको शायद किसी की क्या अपनी भी परवाह नहीं, मगर मेरी जान, हमें तुम्हारी बहुत फिक्र है। पल पल तुम्हारे लिए फिक्रमंद रहते हैं। शारिक इसकी मोहब्बत से लबरेज आवाज़ में तफक्कुर और परेशानी महसूस करके हकीकतन मुतासिर हुआ। इसे कज़न की हैसियत में भाई जैसा रहकर दोस्त मिला था। कदर करता हूँ तुम्हारी। ये तुम्हारी ज़बान की मिठास और तुम्हारे लोगों की बलोस मोहब्बत ही है, या मुझे अभी इस मुकाम पर लेकर नहीं गई जहाँ से वापसी शायद नामुमकिन हो। वो खुद भी इस हकीकत से एतराफ़ करता था। तो फिर तुम छोड़ो ये सब कुछ, ये काम, ये लोग, ये दोस्त और रातों को क्लब में जाना। लोहा गर्म देखकर नवाज ने फौरन चोट लगाने का इरादा किया। शारिक अच्छी तरह समझते हुए हंस दिया। छोड़ो यार, और कुछ नहीं। वो इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल मूड में था। होंठों पर मुस्कुराहट थी और ये कि शादी के लिए मान जाओ यार, तुम्हारी ज़िंदगी में शख्सियत में आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ठहराव आ जाएगा। ये शायद मुमकिन नहीं। एक दो दफ़ा इस मौजू पर सोचा भी तो औरत ज़ात से नफरत होने लगती है। अब तो हर औरत में बदर आरा का अक्स ही दिखाई देता है। शहवाना रूप झलकता है और इन अनगिनत ऐसी लड़कियों का जिनके साथ मेरा वक्त गुजरता है, मगर शादी कभी नहीं करूँगा। शारिक का अंदाज कतई था। नहीं यार, हर औरत को एक ही नज़र से मत देखो। फिर वक्त पास करने वाली लड़की भी शादी के काबिल नहीं होती। तुम इन लड़कियों से हट कर सोचो। अपने खानदान में इर्द गिर्द, या फिर अम्मा से कह दो, वो खुद ही कोई लड़की देख लेंगी। वो कह रहा था और शारिक जमान की आंखों में झिलमिलाता अक्स आ ठहरा। सीधी साफ शफाफ मांग, चांदनी बिखेरता चेहरा, रोशन सितारा आंखें जिनकी गहराई में अगर डूबे तो शायद कभी उभर ना पड़े। शारिक यार, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? शारिक का ध्यान बट गया था। नवाज पुकार रहा था। शारिक ने एकदम अपने आप को संभाला। अजीब सी वहशत और इस्तराबियत आंखों में सिमट आई थी। यार, मैंने कितनी दफ़ा कहा है मेरे साथ इस टॉपिक पर बात मत किया करो। इस रात भी तुमने मौजू छेड़ दिया था और मैंने बमुश्किल डाला। अब भी इसके लहजे में तलखी सिमट आई। क्यों, तुम सारी उम्र यूं ही गुजार दोगे? अपना नहीं तो बड़ी अम्मा का ही ख्याल कर लो। इन्हें किस जुर्म की सजा दे रहे हो? इनकी उम्मीदों का वाहिद मरकज तुम ही हो, और तुम्हारा जो रवैया है, जो एतवार तुमने अपनाए हुए हैं, वो इन्हें मार देने के लिए काफ़ी है। बहुत दुख से वो कह रहा था। शारिक के अंदर भी ऐसा ही दुख चकोले ले रहा। सॉरी यार, तुम्हारी हर बात सर आंखों पर। इस सिलसिले में मुझे मजबूर मत करो। मैं खुद को किसी के काबिल नहीं समझता। तुम आइंदा इस मौजू पर कभी बात मत करना। आज तफसीली बात हो गई है।
یہی کافی ہے، اس وقت بہت لمبی بات ہو گئی ہے، اجازت دو یار، ابھی بہت سارا کام باقی ہے، دیگر امور بھی کبھی طویل بحث کریں گے جب بھی ملاقات کا موقع ملے تو۔ شارق زمان نے خود موبائل آف کیا، دوسری طرف نواز ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔ موبائل آف کر کے اس نے ٹیبل پر پھینک دیا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ پاک دامن عورت کسے کہتے ہیں؟ شارق زمان کو اپنی ہی آواز اپنے ارد گرد گونجتی محسوس ہوئی۔ کیا مطلب؟ وہ الجھی حیرت سے بھرپور آواز، خوبصورت آنکھوں سے جھانکتی حیرت، کسی بھی انسان کا ایمان ڈگمگانے کے لیے کافی تھی، اور وہ بھی ڈگمگا گیا تھا، صرف دل ہی نہیں ایمان بھی ڈگمگا گیا تھا۔ ایک لمحے کو دل چاہا کہ وہ اس پاک دامن عورت کی تشریح سمجھائے، اگر وہ اس وقت کوئی پیش قدمی کرتا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سنبھل گیا اور ایک دفعہ پھر بھٹک گیا۔ گاڑی اس سے بے توازن ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری، میرا دھیان بھٹک گیا تھا، اس نے اپنی بہک جانے کی توجہ بیان کی تھی۔ آپ کا دھیان تو لگتا ہے ہر وقت بھٹکا رہتا ہے۔ کس قدر تلخ تھی آواز اس وقت، اگر گاڑی بے توازن نہ ہوتی تو شاید بہت کچھ بے توازن ہو جاتا۔ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے وہ صرف ایک ہی چہرے کو سوچ رہا تھا۔ بہت سی باتیں یاد آ رہی تھی۔ نویرہ احسان، تم مجھے کیوں یاد آ رہی ہو؟ کیوں میری بے عنوان زیست میں اپنا نام کے بیج بو رہی ہو؟ کیوں؟ وہ ذہن کے دریچے سے چمٹ جانے والے خیال سے لڑ پڑا، خود سے الجھ پڑا۔ تنگ آ کر اس نے اپنا سر ٹیبل کے صاف شفاف چکنی سطح پر ٹکا دیا۔ دس از ناٹ فیئر یار نواز، ناٹ فیئر۔ گہری گہری سانس لیتے وہ صرف یہی الفاظ بڑبڑا رہا تھا۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط، امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری قسط ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں، اور ویڈیوز کو لائک کیا کریں، اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ اللہ حافظ۔